Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning Computer of Class 7. This is EduRise series by Amit Publishing House and here is a book Codecraft, Creative Learning of Computers. Let's move on to chapter number 6. Learn about cybercrime, ethics and security. So in this chapter we are going to cover all these topics. Let's move on to core concepts. So after completion of this chapter, we will be able to know about internet, computer ethics, unethical computer practices of cybercrime, cybercrimes against organizations of society, cyber security and digital footprint. So these are the topics that we are going to cover here. Let's move on to warm-up exercise. So here you have to write down any 7 uses of internet in the space given below. यहाँ पे आपको internet के कोई भी 7 uses लिखने हैं. So we use internet for banking, for education, educational purpose. We also use it for playing games. Write down the other uses like this. So internet is one of the largest information databases. इंटरनेट क्या है? ये जितने भी डेटाबेसेस हैं उसमें से सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन डेटाबेस है एंड इट हैज़ बिकम अ वाइटल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. ये हमारे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है. इंटरनेट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स. इंटरनेट का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ computers and it is a global system of interconnected computers. ये क्या है? ये global system है interconnected किसका? कंप्यूटर नेटवर्क्स का, जो कि हेल्प करते हैं यूज़र को इंफॉर्मेशन को शेयर करने में और बहुत सारे रिसोर्सेज हमें एक दूसरे के साथ भेज सकते हैं, एक दूसरे को भेज सकते हैं. It uses common communication standards and interface to provide the physical बैकबोन फॉर मेनी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस. ये क्या करता है? एक बैकबोन की तरह काम करता है एंड कम्युनिकेशन को सेटअप करने में हेल्प करता है अलग अलग एप्लीकेशंस पे. सो टास्क दैट वर यूजुअली परफॉर्म थ्रू पर्सनल इंटरैक्शन सच एज बैंकिंग, शॉपिंग और कम्युनिकेशन कैन नाउ बी डन ऑनलाइन. वो काम जो पहले हमें पर्सनली जाके करना पड़ता था, पर्सनल इंटरैक्शन से होता था, वो काम अब हम घर बैठे बैठे कर सकते हैं. और ये काम है कुछ जैसे कि बैंकिंग, शॉपिंग या फिर कम्युनिकेशन. इन सारी चीज़ों को हम इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं. वी कैन शेयर डेटा एंड इन्फॉर्मेशन अक्रॉस द ग्लोब. हम ग्लोब पे कहीं भी डेटा और इन्फॉर्मेशन को भेज सकते हैं. Indeed, internet has transformed the world into a smaller and convenient village to live in. इंटरनेट ने क्या किया है? पूरी दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया है और एक कन्वीनियंट और स्मॉल विलेज के रूप में रख दिया है. टुडे द बज़वर्ड इज ओनली द इंटरनेट. आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ आपको इंटरनेट दिखने को मिलेगा. The network of internet is getting wider with passing of a movement. जो नेटवर्क है इंटरनेट का वो जैसे जैसे मूवमेंट पास हो रहा है वैसे वैसे बढ़ रहा है. To analyze how fast the use of internet is going, pick any newspaper or magazine. अगर आप जानना चाहते हैं कि कितनी तेज़ी से इंटरनेट बढ़ रहा है तो आपको कोई भी न्यूज़पेपर उठाना है, मैगजीन उठाना है और केयरफुली ऑब्जर्व करना है जो भी एडवर्टीजमेंट्स वहाँ पे आपको दिख रहे हैं. You would realize that almost every enterprise has its own website listed in addition to its address and telephone numbers. हम देखेंगे कि जितने भी वहाँ पे एडवर्टीजमेंट हमें दिख रहे हैं उन सब में जितने भी एंटरप्राइजेज हैं उनके खुद की आपको वहाँ पे वेबसाइट्स दिखेंगे, उनके एड्रेसेस दिखेंगे, फ़ोन नंबर दिखेंगे. Every organization is making its presence felt on the internet. हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रेजेंस को इंटरनेट पे दिखा रहा है. इंटरनेट इज़ अ बून टू द वर्ल्ड. ये वर्ल्ड के लिए एक बून की तरह है एंड ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इज टच्ड बाय द इंटरनेट. और हर एक एस्पेक्ट जो लाइफ की है वो इंटरनेट के द्वारा छुई जाती है. इंटरेस्टिंगली इंटरनेट प्रोवाइड्स 24/7 सर्विसेज. और इसी तरीके से जो इंटरनेट है वो 24/7 अवेलेबल हमें मिलेगा. यहाँ पे हम सर्विसेज ईजिली एक्सेस कर सकते हैं.
नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? तो सबसे पहले हम अगर बात करें एजुकेशन की, तो यहाँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे इसने क्या किया है, ट्रेडिशनल लर्निंग सिस्टम जो था उसे काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया है एंड इट इज़ वाइडली यूज फॉर एजुकेशन पर्पजेस बाय स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टू लर्न एनी टाइम एंड एनीवेयर। यहाँ पे जो स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, इसे किसी भी समय किसी भी जगह आसानी से यूज़ कर पाते हैं। It has shown dynamic impact on higher education as more universities offer online courses. इसने क्या किया है, एक डायनेमिक इम्पैक्ट डाला है हायर एजुकेशन पे, क्योंकि अब क्या होता है, जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अब ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर रही हैं। IGNOU इज़ वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ विच ऑफर दिस फैसिलिटी, और IGNOU एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो ऐसी फैसिलिटी देती है। इंटरनेट इज़ अ वास्ट storehouse of information and is also used to publish research papers and articles. इंटरनेट की मदद से ये काफ़ी बड़ा स्टोर हाउस है इंफॉर्मेशन का, तो इसकी मदद से हम कई सारे पेपर्स और आर्टिकल्स को पब्लिश और रिसर्च भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एडवांटेज इज दैट इट इज़ कन्वीनियंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ईजिली हो जाता है। सो इंटरनेट क्या है, ये एक कन्वीनियंट और इकोनॉमिकल मोड है कम्युनिकेशन का। यहाँ पे जो यूज़र है वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं अलग अलग सर्विसेज के थ्रू जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल है, जैसे ईमेल के थ्रू, चैट के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, इंस्टेंट मैसेंजर के थ्रू। सो ये सारे सोर्सेज यूज़ करके हम इजीली एक दूसरे से बात कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है बिजनेस। सो ये जो इंटरनेट है इसने क्या किया है, ये नई नई अपॉर्चुनिटीज़ लाया है बिजनेसेस के लिए, जो कि ऑफर करते हैं गुड्स और सर्विसेज को ऑनलाइन, which has proved to be beneficial, जो काफ़ी ज़्यादा beneficial है। Meetings can be conducted inexpensively through the video conferencing facility. So यहाँ पे जो इसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी है उसकी वजह से जो मीटिंग्स है वो इनएक्सपेंसिवली बिना किसी खर्च के जो है आसानी से हो जाते हैं, जहाँ पे आपको फिजिकली उस जगह को विजिट नहीं करना होता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो हैं वो भी जो है बहुत आसानी से हो पाते हैं, कहाँ से, चाहे ऑफिस में हो चाहे घर पे हो, आप इजीली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। नेक्स्ट आती है बारी ई कॉमर्स की। सो इट इज़ अ कॉन्सेप्ट यूज फॉर एनी टाइप ऑफ कमर्शियल और बिजनेस डील्स। ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसी भी तरीके की कमर्शियल या फिर बिजनेस डील के लिए है इम्पॉर्टेंट, जिसमें आपको मिलेंगे क्या, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस द ग्लोब बाय यूजिंग द इंटरनेट। तो इंटरनेट की मदद से हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं पूरे ग्लोब में। Nowadays many companies have their own portals, websites which are used for e-commerce. आज के टाइम में बहुत सारी कंपनीज हैं, उनके खुद की आपको पोर्टल्स और वेबसाइट्स मिलेंगी जो कि क्या करते हैं, जिन्हें यूज़ किया जाता है ई कॉमर्स के लिए। ई कॉमर्स इंडस्ट्री हैज़ बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड, और वर्ल्ड में सबसे बड़े इंडस्ट्रीज में ये आ चुकी हैं अब ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज। वी कैन नाउ परचेज एवरी पॉसिबल गुड and get services from different shopping portals around the world. अब जो घर बैठे बैठे हम किसी भी शॉपिंग पोर्टल से आराम से प्रोडक्ट को या फिर सर्विसेज को खरीद सकते हैं। It also includes booking tickets for buses, flight, train and hotel rooms. और घर बैठे ही ये जो सारे टिकट्स हैं इन्हें भी हम आसानी से बुक कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आता है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। सो इंटरनेट ने मीडिया और एंटरटेनमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू का ऐड कर दिया है। मीन्स ये चीज़ें भी आज के टाइम में काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं इंटरनेट की वजह से। हम क्या कर सकते हैं, आसानी से गेम्स को, वीडियोज़ को, सॉन्ग्स को, चैट रूम्स को, इन सब चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरनेट पे इन सब चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। सो and are some of the users which attract people. So हम जो है यहाँ पे इंटरनेट की मदद से इजीली जो है हम डाउनलोड कर सकते हैं गेम्स को, वीडियोस को, सॉन्ग्स को, चैट रूम्स को विजिट कर सकते हैं, इंटरनेट को सर्व कर सकते हैं। सो ये कुछ यूजर्स हैं इंटरनेट के एंड जो कि क्या करते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। इंटरनेट क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है फैसिलिटी टू रीड डिफरेंट न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड बुक्स ऑनलाइन। इंटरनेट की मदद से हम ये सारी चीज़ें, बुक्स, मैगजीन्स, इन सब चीज़ों को ऑनलाइन हम इजीली पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है सोशल
नेटवर्किंग। सो इट इज़ द लेटेस्ट वे टू कम्युनिकेट। आज के टाइम में कम्युनिकेशन का जो सबसे लेटेस्ट वे है वो है सोशल नेटवर्किंग। सो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ और स्ट्रेंजर्स के साथ ईजिली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट और व्यूज़ को शेयर कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स की, जो कि है फेसबुक, एक्स, लिंक्डइन, माई स्पेस एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है फोरम। सो इन इंटरनेट फोरम इज एन ऑनलाइन डिस्कशन साइट। ये एक ऑनलाइन डिस्कशन साइट है जहाँ पे एक जैसे माइंडेड पीपल जो है, लाइक माइंडेड पीपल जो है, एक तरीके की कॉन्वर्सेशन को होल्ड कर सकते हैं एंड पोस्ट के फॉर्म में, ये फॉर्म में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हेल्थ एंड फिटनेस। सो इंटरनेट जो है वो काफ़ी बड़ा नाम वो कमा चुका है हेल्थ और फिटनेस के केस में भी। सो यहाँ पे हमें क्या है, हमें एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन मिलती है हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड इंटरनेट पे। सो अगर हम यहाँ पे बहुत सारे दूसरे मेडिकल साइट्स को यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत सारे डिजीज़ेस के बारे में, उनकी क्योर के बारे में और उनके प्रिकॉशंस के बारे में आसानी से पढ़ सकते हैं। नाउ कम्स द डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के इतने सारे एडवांटेजेस तो पढ़ लिया, आप चलिए देखते हैं क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो पहला है कि इंटरनेट हैज सेवरल एडवांटेजेस फॉर एवरी इंडिविजुअल एंड इट इज़ एक्सट्रीमली पॉपुलर इन दिस मॉडर्न एज। इंटरनेट जो है इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं हर एक इंडिविजुअल की लाइफ में और आज के मॉडर्न एज में ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन फिर भी क्या होता है, इट इज़ अ टूल विच मस्ट बी हैंडल विद कॉशन। ये एक ऐसा टूल है जिसे बहुत ही सावधानी से हमें हैंडल करना चाहिए क्योंकि ये डेंजरस भी हो सकता है। सो सम ऑफ द थ्रेट्स ऑफ इंटरनेट आर एज फॉलोज। कुछ यहाँ पे थ्रेट्स दिए हैं। पहला है वायरस थ्रेट। सो येस, अगर आप इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारा जो कंप्यूटर है जो इंटरनेट से कनेक्ट रहता है उसमें वायरस अटैक हो सकता है और जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा सिस्टम क्रैश हो सकता है, डेटा लॉस हो सकता है और हार्डवेयर माल फंक्शनिंग हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पैमिंग की, सो स्पैमिंग क्या है, इट रिफर्स टू अनवांटेड ईमेल्स। कई बार क्या होता है, हमारे ईमेल बॉक्स में अनवांटेड ईमेल्स आ जाते हैं एंड दैट आर ऑफ कमर्शियल नेचर सेंड इनडिस्क्रिमिनेटली टू मल्टीपल मेलिंग लिस्ट। सो ये जो है कुछ कमर्शियल मेल्स होते हैं जो कि किसी भी मेलिंग लिस्ट में आपको आसानी से मिल जाएंगे। मल्टीपल मेलिंग लिस्ट में एक साथ बोले जाते हैं, इंडिविजुअल्स को भेजे जाते हैं या फिर न्यूज़ ग्रुप्स में भेजे जाते हैं। सो इट अननेसेसरली यूजेज द सिस्टम्स रिसोर्सेज। ये हमारे सिस्टम के रिसोर्स को यूज़ करता है एंड जो है ये क्या कर सकता है, इट इज़ ऑल्सो यूज टू स्प्रेड कंप्यूटर वायरस और अदर मेलिशियस सॉफ्टवेयर। इसकी मदद से कंप्यूटर वायरस और दूसरे मेलिशियस सॉफ्टवेयर ये भी हमारे कंप्यूटर में आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है थेफ्ट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। सो इंटरनेट क्या है, ये मेन सोर्स है पायरेसी का, प्लेगरिज्म का और दूसरे एवल थ्रेट्स का, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्राइवेसी इंफॉर्मेशन की किसी भी इंडिविजुअल की या फिर ऑर्गेनाइजेशन की वो खतरे में आ जाती है। वन शुड बी केयरफुल इनफ व्हाइल हैंडलिंग वंस पर्सनल इंफॉर्मेशन। कोई भी इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए किसी भी पर्सन को जब आप किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हो, जैसे कि किसी का नेम, एड्रेस, क्रेडिट कार्ड नंबर एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों को बहुत ही ध्यान से यूज़ करना चाहिए क्योंकि हैकर्स क्या कर सकते हैं, या जो कोड क्रैकर्स हैं इनको एक्सेस कर सकते हैं अपने पर्सनल मॉनेटरी गेन्स के लिए। सच एलिमेंट्स कैन ऑल्सो डिस्टर्ब सिस्टम एप्लीकेशंस। और ऐसे एलिमेंट्स क्या करते हैं, सिस्टम एप्लीकेशंस को भी डिस्टर्ब करते हैं। कैसे, बाय स्प्रेडिंग वायरस एंड चेंजिंग प्रोग्राम लॉजिक एंड आउटपुट। सो ये वायरस प्रोग्राम को स्प्रेड करते हैं और जो प्रोग्राम है उसके लॉजिक और आउटपुट्स को भी चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट, पोर्नोग्राफी। सो ये जो है काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है एंड काफ़ी बड़ा इशू है जो कि इंटरनेट पे फैला हुआ है। सो बहुत सारे जो क्या होता है पोर्नोग्राफिक साइट्स जो हैं आपको इंटरनेट पे मिलेंगे जो कि बहुत ही आसानी से पाए जाते हैं एंड ये क्या करते हैं, ये जो मेंटल हेल्थ है चिल्ड्रन की उनको भी चैलेंज करते हैं। नेक्स्ट है साइबर टेररिज्म। सो इट कॉजेज अ सीरियस थ्रेट टू द वर्ल्ड। साइबर टेररिज्म क्या है, ये हमारी वर्ल्ड को जो है काफ़ी ज़्यादा काफ़ी बड़ा एक थ्रेट है हमारे वर्ल्ड के लिए, हमारी दुनिया के लिए। एंड आजकल के जो टेररिस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो
टारगेट अटैक करते हैं पावर प्लांट्स पे, बैंक्स पे, कमर्शियल एरियाज पे, बिल्डिंग्स पे, जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस की है। एंड दिस कैन बी कंडक्टेड रिमोटली विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फ़ोन, और इसे सिर्फ मोबाइल फ़ोन की यूज़ से हम आसानी से कंडक्ट कर सकते हैं, और उसमें इंटरनेट होगा तो और अच्छा है। सो विच आर लेस एक्सपेंसिव देन प्रीवियस टेरर थ्रेट्स। सो पहले जो टेररिस्ट करते थे उससे काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, मोबाइल में इंटरनेट है, और उससे जो है आप किसी भी तरीके के साइबर टेररिज्म को फैला सकते हो। नेक्स्ट है टाइम वेस्टेज। सो ऑल्दो इंटरनेट प्रोवाइड्स वेरियस सर्विसेज टू इट्स यूज़र, भले ही अपने यूज़र को बहुत सारे सर्विसेज देता है, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, जनरली अपना टाइम वेस्ट करते हैं, एनर्जी वेस्ट करते हैं इंटरनेट पे सर्व करते हुए। सो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो भी पर्सनल इंटरेक्शन है वो हमारे लोगों के साथ कम हो जाता है, एंड ये अफेक्ट कर सकता है हम लोगों को, हमारे सोशलाइजिंग स्किल्स को और हमारे हेल्थ को। सो ये थे कुछ डिसएडवांटेजेस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कंप्यूटर एथिक्स। सो कंप्यूटर के कुछ एथिक्स भी हैं। सो द वर्ड एथिक्स refers to moral standards and principles that govern the conduct and behavior of an individual. So ये जो word ethics है ये क्या करते हैं, ये बताते हैं moral standards को, principles को, जो कि क्या करते हैं, जो कि govern करते हैं conduct को, behavior को किसी भी individual के। Likewise, computer ethics is a set of procedures. Computer ethics क्या है, ये एक set of procedures है, values है या फिर practices हैं जो कि हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर को इंटरनेट के से कनेक्ट करते समय। तो सम कंप्यूटर एथिक्स आर लिस्टेड बिलो। कुछ कंप्यूटर एथिक्स यहाँ पे दिए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो हमें फॉलो ज़रूर करनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है कि नेवर स्टील एनीवन्स डेटा और इन्फॉर्मेशन, किसी के डेटा या फिर इन्फॉर्मेशन को कभी भी ना चुराएं। नाउ डू नॉट कॉपी समवन्स ओरिजिनल वर्क एंड क्लेम इट एज ए ओन क्रिएशन। किसी के भी ओरिजिनल वर्क को ना चुराएं और उससे अपनी क्रिएशन ना बताएं। नेवर यूज अ कंप्यूटर टू स्पाई ऑन और हार्म अदर पीपल। कंप्यूटर को कभी भी किसी पे निगरानी रखने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए यूज ना करें। एंड अवॉइड यूजिंग पायरेटेड और सस्पिशियस सॉफ्टवेयर। पायरेटेड या फिर सस्पिशियस सॉफ्टवेयर को यूज करने से बचें। डू नॉट शेयर सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। हमें हमारी जो भी सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उसे ऑनलाइन नहीं भेजनी चाहिए। डू नॉट मेक वाइल इंसल्टिंग और एम्बैरसिंग रिमार्क्स अबाउट एनीवन। बी कर्टियस एंड रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेटिंग ऑनलाइन। सो जब आप ऑनलाइन बात कर रहे हो तो दूसरों के साथ रिस्पेक्टफुल रहें, कर्टियस रहें, और किसी को भी ना तो इंसल्ट करें ना ही एम्बैरस करें। डू नॉट यूज समवन्स कंप्यूटर रिसोर्सेज विदाउट देयर कंसेंट। किसी के कंसेंट के बिना उस पर्सन के कंप्यूटर रिसोर्सेज को ना यूज़ करें। डू नॉट ओपन एनी ईमेल अटैचमेंट रिसीव्ड फ्रॉम एन अननोन और अनएक्सपेक्टेड सोर्स। सो हमें कभी भी कोई भी ईमेल अटैचमेंट जो हमें मिली है उसे कभी भी किसी अननोन या फिर अनएक्सपेक्टेड रिसोर्स से अगर मिली हो तो उसे ना ओपन करें। एंड रिमेन अवेयर एंड अलर्ट अबाउट वेरियस साइबर अटैक्स। अलग अलग साइबर अटैक्स के बारे में अवेयर रहें, अलर्ट रहें। सो ये कुछ कंप्यूटर एथिक्स है। नाउ लेट्स लर्न अबाउट अनएथिकल कंप्यूटर प्रैक्टिसेस और साइबर क्राइम्स। सो कुछ अनएथिकल कंप्यूटर प्रैक्टिसेस या फिर साइबर क्राइम्स भी होते हैं। सो इंटरनेट क्या है, ये एक वाइटल रिसोर्स है टू सर्च एंड एक्सेस डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, जो कि डेटा और इन्फॉर्मेशन को सर्च करता है, एक्सेस करता है। इट हैज़ मेड टास्क सच एज शेयरिंग फोटोग्राफ्स। यहाँ पे आपको टास्क मिलेंगे जैसे कि फोटोग्राफ्स को शेयर करना, शॉपिंग, बैंकिंग, मैसेजेस को सेंड करना, एंड दीज ऑल थिंग्स कैन बी इजीली डन। However, the biggest drawback of these online activities is that our personal data is easily available on the internet. So ये सारी एक्टिविटीज़ करने का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, और वो ये है कि हमारा जो भी पर्सनल डेटा है वो सारा इंटरनेट पे चला जाता है, जो कि क्या करता है, it is in making it vulnerable to theft and breach of privacy. So यहाँ पे जो भी डेटा है वो चोरी हो सकता है और प्राइवेसी भी ब्रीच हो सकती है। Moreover, anyone with malicious intents can track our online activities. कोई ऐसा पर्सन जिसके इंटेंट जो है malicious हैं वो हमारी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को ट्रैक भी कर सकता है।
नेक्स्ट आता है साइबर क्राइम। सो साइबर क्राइम रिफर्स टू एन अनएथिकल और इलीगल एक्टिविटी। साइबर क्राइम क्या है? ये एक अनएथिकल या फिर इलीगल एक्टिविटी है जो कि क्या करता है, दैट इन्वॉल्व्स अ कंप्यूटर एंड अ नेटवर्क, जो कि कंप्यूटर और नेटवर्क को इन्वॉल्व करता है। ये जो एक्टिविटीज़ है ये पनिशेबल है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट इन सम इंस्टेंसेस द कंप्यूटर इज़ यूज टू कमिट क्राइम। कुछ इंस्टेंसेस में कंप्यूटर जो है यूज़ किया जाता है क्राइम को कमिट करने के लिए, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, कंप्यूटर जो है खुद से ही जो है टारगेट बन जाता है क्राइम का। सो दिस चैप्टर शेड्स लाइट ऑन वेरियस अनएथिकल साइबर प्रैक्टिसेस प्रेवलेंट इन द साइबर वर्ल्ड। ये जो चैप्टर है इसमें हम बहुत सारे अनएथिकल साइबर प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ेंगे जो साइबर वर्ल्ड में फैले हुए हैं। साइबर क्राइम्स इन द सोसाइटी आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। ये जो साइबर क्राइम्स हैं ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला है साइबर क्राइम्स अगेंस्ट एन इंडिविजुअल, साइबर क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड साइबर क्राइम्स अगेंस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी। तो 3 पार्ट्स में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है साइबर क्राइम्स अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। So the offense committed against an individual with an intent to harm the reputation of the victim or cause physical or mental harm using internet is considered a crime. ऐसा कोई भी ऑफेंस जो हम करते हैं किसी इंडिविजुअल के खिलाफ, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, उसकी रेप्यूटेशन को खराब करने के लिए, उसको मेंटली या फिर फिजिकली जो है हार्म पहुंचाने के लिए, उसे हम क्राइम कहते हैं। And this crime can be further classified into various categories which are discussed below. और इस क्राइम को भी अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है स्पैमिंग। स्पैमिंग का मतलब क्या है? इट रिफर्स टू सेंडिंग अनसॉलिसिटेटेड बल्क ईमेल्स इनडिस्क्रिमिनेटली। सो बहुत सारे ऐसे ईमेल्स भेज देना जो किसी भी काम के नहीं हैं। मोस्टली द स्पैम्स कैरी एडवर्टीजमेंट। ज़्यादातर स्पैम्स में आपको एडवर्टीजमेंट मिलेंगे, लेकिन क्या होता है कुछ जो स्पैम्स हैं वो एक मालवेयर की तरह आगे बढ़ जाते हैं। सो देयर मेन पर्पज इज टू स्प्रेड मालवेयर। इनका मेन काम रहता है मालवेयर को स्प्रेड करना, जैसे कि वायरसेस हो गए, वर्म्स हो गए, इन्हें कंप्यूटर सिस्टम में डालना। सो ऐसा कहा जाता है, ऐसा रिकमेंड किया जाता है नॉट टू ओपन एनी अटैचमेंट that comes with spam in order to avoid the danger. So हमें जो है कोई भी ऐसा अटैचमेंट नहीं खोलना है जिसमें आपको स्पैम जो है लिखा हुआ है, ताकि आप जो है किसी भी तरीके के डेंजर से बच जाएं, किसी भी तरीके के मैलिशियस सॉफ्टवेयर से बच जाएं। स्पैम वेस्ट द नेटवर्क बैंडविड्थ एज वेल एज द रिसीवर्स टाइम। स्पैम क्या करता है? नेटवर्क का जो बैंडविड्थ है उसे वेस्ट करता है और रिसीवर का जो टाइम है उसे भी खराब करता है। Now let's move on to extra bytes. So the term malware is a combination of 2 words. ये 2 वर्ड से मिलके बना है। पहला है malicious एंड दूसरा है सॉफ्टवेयर। सो यहाँ पे जो malicious है उसका मतलब है various kinds of harmful, unsolicited or intrusive software that are written and developed to create mischief or hurt the user. So ये जो मालवेयर है ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है, अनसॉलिसिटेड है, एंड इसे ऐसे लिखा गया है कि ये क्या कर सकता है? मिसचीफ फैला सकता है, यूजर्स को हर्ट कर सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मालवेयर आर वायरस, ट्रोजन्स, वर्म्स, स्पाईवेयर, स्पैम एंड सो ऑन। सो ये जो है कुछ जो है मालवेयर, वायरसेस हैं, ट्रोजन्स, वर्म्स, ये कुछ मालवेयर्स यहाँ पे शो किए गए हैं। नाउ स्पैमिंग कैन बी इन्फ्लेक्टेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। स्पैमिंग इनमें से किसी भी तरीके से हो सकता है ईमेल स्पूफिंग की वजह से हो जाए। सो इस एक्ट में क्या होता है? इसमें जो है जो फ्रॉडलेंट ईमेलिंग है, एन एक्ट ऑफ फ्रॉडलेंट ईमेलिंग हाइडिंग द ओरिजिन ऑफ द ईमेल, द सेंडर इनिशियली अलर्ट्स पार्ट्स ऑफ द ईमेल इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इल्यूजन that the email is sent by some legitimate source such as a company, bank, magazine and so on. So ये जो ईमेल स्पूफिंग है इसमें क्या होता है? जो फ्रॉड कंपनीज होती हैं वो मेल्स को जो भेजती हैं उसका जो भी ओरिजिनल जो है ओरिजिन रहता है वो छुपा देती हैं
और फिर जो पर्सन जो इसे ये जो है ईमेल मिल रहा है उसे ऐसा लगता है कि किसी जो है ऐसी कंपनी ने वो मेल भेजा है जो जानी पहचानी है। सो हाउएवर इट इज सेंट बाय अ क्रिमिनल, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे क्रिमिनल्स इस मेल को भेज रहे हैं। एंड जो मेन मोटिव होता है इस ईमेल स्पूफिंग के पीछे वो ये होता है कि जो मैलिशियस मालवेयर है वो फैल जाए और जो सेंसिटिव पर्सनल डिटेल है वो उन्हें मिल जाए। नेक्स्ट आता है ईमेल बॉम्बिंग। So it is a malicious act in which bulky emails are sent repeatedly to a particular address in a short period of time. ये एक malicious act है जिसमें बहुत सारे emails को भेजा जाता है बार बार किसी भी एक एड्रेस पे थोड़े ही समय में। So इसका जो मेन एम होता है वो होता है हमारा इनबॉक्स को ओवरफ्लो करना। नेक्स्ट आता है फ्लडिंग। ये क्या है? इट रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग द सेम पीस ऑफ टेक्स्ट मल्टीपल टाइम्स, एक ही तरीके की मैसेज को बार बार भेजना। एंड न्यूज़ ग्रुप्स और सोशल नेटवर्किंग फोरम्स जो हैं ये सारे जो है ऐसे टेक्स्ट से भरे पड़े हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एक्स्ट्रा बाइट। सो साइबर क्रिमिनल इज एन इंडिविजुअल हु कमिट्स साइबर क्राइम। साइबर क्रिमिनल क्या है? वो एक इंडिविजुअल है जो साइबर क्राइम को करता है। एंड वेयर ही और शी यूजेस द कंप्यूटर ईदर एज अ टूल और अ टारगेट एंड समटाइम्स बोथ, जहाँ पे वो कंप्यूटर को कभी कभी टूल के रूप में और कभी कभी जो टारगेट के रूप में यूज़ करता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिवेंट रिसीविंग स्पैम, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है स्पैम को रिसीव करने से प्रिवेंट करना, बट यू कैन अवॉइड देम टू अ सर्टेन एक्सटेंट बाय फॉलोइंग द प्रिकॉशंस गिवन बिलो। इसे हम अवॉइड कर सकते हैं प्रिकॉशंस को अपना के। तो हमें क्या करना होगा? उसके लिए अवॉइड करना होगा हमारे ईमेल एड्रेस को हर जगह शेयर करने से। अननोन लोगों को हमें अपना ईमेल एड्रेस नहीं देना है। फिर हमें क्या करना है? नेवर प्रोवाइड योर ईमेल एड्रेस एट सस्पिशियस और कॉम्प्रोमाइज वेबसाइट्स। सस्पिशियस या फिर कॉम्प्रोमाइज वेबसाइट्स पे कभी भी अपना ईमेल एड्रेस ना दें। नाउ इट इज़ एडवाइजेबल टू डिलीट स्पैम्स विदाउट रीडिंग देम। बिना स्पैम्स को रीड किए उन्हें डिलीट कर देना चाहिए। एंड डू नॉट क्लिक ऑन अ लिंक दैट अपीयर्स सस्पिशियस। ऐसी कोई लिंक जो आपको सस्पिशियस लगे उस पर बिल्कुल भी क्लिक ना करें। नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई स्पैम। स्पैम को कैसे आइडेंटिफाई करें? सो मैसेजेस दैट डू नॉट इंक्लूड योर ईमेल एड्रेस इन द टू और सीसी फील्ड्स आर कॉमन फॉर्म्स और स्पैम्स। ऐसे मैसेजेस जिसमें आपका ईमेल एड्रेस ना तो टू में है ना ही सीसी में है, ऐसे ईमेल्स को आप स्पैम मान सकते हैं। और कुछ स्पैम्स हैं वो क्या करते हैं, उसमें आपको ऑफेंसिव लैंग्वेज मिलेगा, लिंक्स मिलेंगे, वेबसाइट्स मिलेंगे जिसमें आपको इनअप्रोप्रिएट कंटेंट मिलेगा। नेक्स्ट इज साइबर स्टॉकिंग। सो देयर आर मोर देन 5.45 बिलियन इंटरनेट यूजर्स अक्रॉस द ग्लोब। पूरे ग्लोब में आपको जो है 5.45 बिलियन यूजर्स मिलेंगे एंड द नंबर इज इंक्रीजिंग एवरी डे। और ये जो नंबर है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सो ड्यू टू हैवी ट्रैफिक ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट पे जो ट्रैफिक है वो काफ़ी ज़्यादा है। सो इसकी वजह से इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गवर्न एनीवन्स एथिकल कंडक्ट ऑन द इंटरनेट। किसी के भी एथिकल कंडक्ट को हम इंटरनेट पे गवर्न नहीं कर सकते। दिस हैज़ रिजल्टेड इन एन इंक्रीज इन साइबर क्राइम्स। और इसकी वजह से जो साइबर क्राइम है वो बढ़ता जा रहा है। रिलेटेड टू हैरेसिंग पीपल, जहाँ पे लोगों को हैरास किया जा रहा है। सो साइबर स्टॉकिंग रेफर्स टू अ क्राइम दैट यूजेस इंटरनेट और अ कंप्यूटर टू स्टॉक और हैरास अ ग्रुप। साइबर स्टॉकिंग क्या है? ये एक तरीके का क्राइम है जो कि इंटरनेट को यूज़ करता है या फिर कंप्यूटर को यूज़ करता है, लोगों पे नज़र रखता है, उनको हरास करता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को हरास करता है या फिर किसी इंडिविजुअल को परेशान करता है। साइबर स्टॉकिंग को ही हम ई स्टॉकिंग भी कहते हैं। सो एक पर्सन जो कि ऐसे किसी क्राइम को करता है उसे हम साइबर स्टॉकर कहते हैं। सो जो मेन गोल होता है साइबर स्टॉकर का वो ये होता है कि वो मैनिपुलेट करना चाहता है और कंट्रोल करना चाहता है विक्टिम को। और साइबर स्टॉकिंग में आपको ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे। ये जो साइबर स्टॉकिंग है इसमें आपको थ्रेटनिंग ईमेल्स मिलेंगे, मैसेजेस मिलेंगे जो कि इंडिविजुअल्स को भेजे जाते हैं। फिर किसी भी पर्सन की ऑनलाइन एक्टिविटी पे नज़र रखी जाती है।
फिर ऑफ स्क्रीन एंड स्पिटफुल मैसेजेस भेजे जाते हैं, फिर हैरास किया जाता है इंडिविजुअल को एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म पे। सो ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है इसमें। लेट्स मूव ऑन टू एक्स्ट्रा बाइट्स। सो साइबर स्टॉकर मे बी समवन नोन टू द विक्टिम। साइबर स्टॉकर कोई भी हो सकता है जो उस विक्टिम को पहले से जानता है, और अ कंप्लीट स्ट्रेंजर, या फिर एक पूरी तरह से स्ट्रेंज पर्सन भी हो सकता है। सो ये जो पर्सन है, ही और शी माइट बी अ क्रिमिनल ऑफेंडर और अ परपेट्रेटर। सो ये पर्सन इनमें से कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है साइबर बुलिंग। सो ये जो वर्ड बुलिंग है, इसका मतलब होता है रिपीटेड बिहेवियर which is intended to hurt someone emotionally or physically. So बुलिंग क्या है? ये एक रिपीटेड बिहेवियर है जिससे किसी भी पर्सन को इमोशनली या फिर फिजिकली बुली किया जाता है, परेशान किया जाता है। सो ये जो एक्ट है हैरासिंग का, एम्बैरसिंग का, या फिर थ्रेटनिंग का, या फिर किसी पर्सन को टारगेट करने का, जिसमें हम कंप्यूटर या फिर इंटरनेट को यूज़ करते हैं, उसे हम साइबर बुलिंग कहते हैं। सो साइबर बुलिंग क्या है? इसे हम साइबर हैरासमेंट भी कहते हैं या फिर ऑनलाइन बुलिंग भी कहते हैं। साइबर बुलिंग इज मोर कॉमन अमंग्स टीनेजर्स। टीनेजर्स में आपको ये काफ़ी ज़्यादा दिखेगा, एंड इसमें आपको मिलेंगे र्यूमर्स जो पोस्ट होते हैं, थ्रेटनिंग मैसेजेस सेंड किए जाते हैं, एम्बैरसिंग रिमार्क्स पोस्ट किए जाते हैं, और ऐसे मैसेजेस मिलेंगे जो सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं, चाहे वो पब्लिक हो या फिर सोशल मीडिया पे। Cyberbullying in any form can be disturbing for the victim. Cyberbullying किसी भी फॉर्म में अगर हो रहा है तो विक्टिम को हमेशा डिस्टर्ब करता है। And to avoid falling prey to cyberbullying and harassment, अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आपको ये जो पॉइंट्स दिए हैं इनको फॉलो करना होगा। सबसे पहले कभी भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सोशल मीडिया पे या फिर किसी स्ट्रेंजर के सामने डिस्क्लोज ना करें। फिर इमीडिएटली हमें क्या कर देना चाहिए? स्टॉप कर देना चाहिए किसी भी तरीके की कम्युनिकेशन को। जब हमें पता चले कि कोई पर्सन हमें साइबर बुली करने वाला है, या फिर ऐसे पर्सन को ब्लॉक कर देना चाहिए। अब हमारी जो भी बुलिंग एक्सपीरियंस है वो शेयर करनी चाहिए अपने एल्डर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, और तो और पुलिस अथॉरिटीज़ के साथ। ना साइबर क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अब क्या होता है? अभी हम इंडिविजुअल के बारे में पढ़ रहे थे, अब साइबर क्राइम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कैसे होती है। सो दिस टाइप ऑफ क्राइम entails stealing someone's intangible property using a computer and internet. सो कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से हम किसी की जो है प्रॉपर्टी को, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी को जो है हथिया ले रहे हैं, चुरा ले रहे हैं। एंड यहाँ पे आपको अलग अलग फॉर्म्स मिलेंगे साइबर क्राइम्स के, जो कि अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, जो कि प्रिवेल कर रहे हैं। It is important to understand what intellectual property rights are. ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या है intellectual property rights and how you can protect yourself against this kind of theft and stealing. इस तरीके के theft और stealing से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। So let's move on to intellectual property rights, जिसे हम IPR भी कहते हैं। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है वो राइट जो दिया जाता है किसी भी पर्सन को ओवर क्रिएशन ऑफ द माइंड को क्रिएट करने के लिए। सो इट इज़ एम्ड एट स्टिमुलेटिंग द क्रिएटिविटी ऑफ द ह्यूमन माइंड। इसका जो मेन एम होता है वो होता है स्टिमुलेट करने के लिए जो भी ह्यूमन माइंड है उसकी क्रिएटिविटी को, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल by ensuring that the advantages obtained from exploiting a creation benefits the creator. So इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि अगर हम किसी भी पर्सन के माइंड को एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो उससे जो क्रिएटर है उसको बेनिफिट हो। इन्वेंशंस, लोगोज, डिज़ाइंस, लिटरेरी वर्क, म्यूजिक, इमेजेस एंड नेम्स यूज्ड इन कॉमर्स ऑल फॉल अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आती हैं। द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर ग्रांटेड टू द क्रिएटर्स और ओनर्स। सो ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं ये क्रिएटर्स को और ओनर्स को दिए जाते हैं, किस लिए? ताकि वो क्रिएट कर सकें अपने माइंड को फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, एक सही पीरियड ऑफ टाइम के लिए।
The goal of intellectual property rights is to protect the intellectual creation from unauthorized copying and piracy. So जो मेन एम होता है, जो मेन गोल होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, वो होता है कि जो भी इंटेलेक्चुअल है उसके क्रिएशन को जो है प्रोटेक्ट किया जाए अनऑथराइज कॉपिंग और पायरेसी से। मोर ओवर इट एनकरेजेस जेन्युइन आइडियाज़, यहाँ पे हमें जेन्युइन आइडियाज़ मिलते हैं, क्रिएटिविटी मिलती है और इनोवेशन मिलता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो बहुत सारे यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, कुछ यहाँ पे दिए हैं। लेट्स सी, द फर्स्ट वन इज कॉपीराइट। सो कॉपीराइट क्या है? ये एक लीगल टर्म है जो कि लिटरेरी, डायनेमिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक एंड ओरिजिनल वर्क की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। सो कुछ प्रोटेक्टेड वर्क्स हैं दिए, जैसे प्लेज, सॉन्ग्स, एडवर्टीजमेंट्स, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर, मूवीज़, नॉवेल्स, फोटोग्राफ्स। ये जो है क्या है? कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं। द कॉपीराइट लॉज प्रोवाइड एक्सक्लूसिव राइट्स। जो कॉपीराइट लॉज हैं वो क्या करते हैं? एक्सक्लूसिव राइट देते हैं क्रिएटर को रिप्रोडक्शन के लिए, ट्रांसलेशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और अडेप्टेशन के लिए अपने वर्क का। जो ओनर होता है, जो क्रिएटर होता है वर्क का, वो क्या कर सकता है? सेल कर सकता है इन राइट्स को बाय ट्रांसफरिंग द कॉपीराइट ओनरशिप, अपनी कॉपीराइट ओनरशिप को ट्रांसफर करके। So the time period of copyright protection lasts for the lifetime of an author with additional 70 years. So ये जो टाइम पीरियड है कॉपीराइट प्रोटेक्शन का, वो जो है लास्ट करता है एक लाइफ टाइम के लिए किसी भी ऑथर के, जहाँ पे एडिशनल 70 ईयर्स दिए जाते हैं। फिर आता है ट्रेडमार्क। सो ट्रेडमार्क क्या है? ये एक साइन है, फ्रेज है, वर्ड है, सिंबल है या फिर डिज़ाइन है, जिससे जो है दैट इज़ केपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड डिस्टिंग्विशिंग गुड्स, जो कि इतना काबिल है कि वो आइडेंटिफाई कर पाता है, डिस्टिंग्विश कर सकता है गुड्स और सर्विसेज को ऑफ वन मैन्युफैक्चरर एंड सेलर फ्रॉम दैट ऑफ अदर्स, एक का जो है दूसरे में कर सकता है। ट्रेडमार्क राइट्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू लोगोज। ये जो ट्रेडमार्क राइट्स हैं ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं लोगोज को, ब्रांड नेम्स को और स्लोगन्स को। अ ट्रेडमार्क डज नॉट एक्सपायर आफ्टर अ सेट टर्म ऑफ ईयर्स। जो ट्रेडमार्क है दिए गए ईयर्स के बाद एक्सपायर नहीं होते हैं। एंड इफ इट इज बीइंग यूज इन कॉमर्स, और अगर इसे हम कॉमर्स में यूज कर रहे हैं तो। नेक्स्ट है पेटेंट। सो पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव लीगल राइट। ये एक एक्सक्लूसिव लीगल राइट है जो कि किसी भी इन्वेंशन से रिलेटेड है। सो इन एक्सचेंज फॉर दिस राइट द इन्वेंटर मेक्स टेक्निकल इंफॉर्मेशन। अब ये जो राइट है इसके एक्सचेंज में जो इन्वेंटर है वो क्या करता है? टेक्निकल इंफॉर्मेशन को जो है पब्लिकली अवेलेबल कर देता है। थिंग्स दैट कैन बी पेटेंटेड इंक्लूड मशीन्स, chemical compositions, manufactured articles and so on. So ये जो चीज़ें हैं जो कि पेटेंट की जा सकती बहुत आसानी से, उनमें ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। जो पेटेंट राइट है वो ओनर को मिलता है या फिर इन्वेंटर को मिलता है, एंड वो डिसाइड करता है हाउ द इन्वेंशन कैन बी यूज बाय अदर्स। वो बताता है कि ये इन्वेंशन कैसे दूसरे लोग यूज़ कर सकते हैं। जो टाइम पीरियड होता है पेटेंट प्रोटेक्शन का इंडिया में वो है 20 ईयर्स। किस दिन से? फ्रॉम द डेट ऑन विच द एप्लीकेशन ऑफ द पेटेंट वॉज फाइल्ड। जिस दिन से वो एप्लीकेशन फाइल की गई थी पेटेंट की, उस दिन से 20 साल के लिए होता है ये। सो ये जो पेटेंट टर्म है इसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं कुछ सर्कमस्टांसेस के अंडर। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल डिजाइन राइट। सो एन इंडस्ट्रियल डिजाइन राइट कंस्टिट्यूट्स द ऑर्नामेंटल और एस्थेटिक एस्पेक्ट ऑफ एन आर्टिकल। सो जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन राइट है इसमें आपको ऑर्नामेंटल और एस्थेटिक एस्पेक्ट मिलेंगे किसी भी आर्टिकल के, एंड इट इज़ अ राइट टू आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश इंडस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स। ये क्या है? ये एक तरीके का राइट है जो कि आइडेंटिफाई करता है और डिस्टिंग्विश करता है इंडस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स को ऑन द बेसिस ऑफ द शेप, सरफेस, पैटर्न, कलर और लाइन, इन सब चीज़ों के बेसिस पे।
The goal of industrial design right is to prevent anyone from making, selling or importing articles. So जो मेन गोल होता है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है लोगों को किसी भी तरीके की ऐसी चीज़ को बनाने में, सेल करने में या फिर इंपोर्ट करने में जिसमें दैट बियर अ डिज़ाइन विच इज़ अ कॉपी ऑफ द प्रोटेक्टेड डिज़ाइन, ऐसी कोई डिज़ाइन बनाने में जो कि किसी प्रोटेक्टेड डिज़ाइन की कॉपी हो। नेक्स्ट है ट्रेड सीक्रेट। सो ट्रेड सीक्रेट क्या है, ये एक पीस है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का जिसमें आपको कमर्शियल मेथड्स मिलेंगे जो कि क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं किसी भी एंटरप्राइज को एक इकोनॉमिक एडवांटेज एंड एक कॉम्पिटिटिव एज जिसके थ्रू कॉम्पिटिटर्स जो काम करते हैं। सो अगर ये जो ट्रेड सीक्रेट है ये लीक हो जाता है सो ये क्या करेगा, इट कुड नेगेटिवली अफेक्ट द बिजनेस, उसका एक नेगेटिव इफेक्ट बिजनेस पे आएगा। सो डिस्क्लोजिंग अ ट्रेड सीक्रेट इज कंसिडर्ड अनफेयर एंड इलीगल। अगर हम किसी भी तरीके के ट्रेड सीक्रेट को डिस्क्लोज कर देते हैं तो उसे हम अनफेयर और इलीगल मानेंगे। सो जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं उसमें आपको मिलेंगे सेल्स मेथड्स, कंज्यूमर लिस्ट, एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजीज, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टीज। सो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट बहुत सारे तरीके के साइबर क्राइम्स होते हैं एंड उनमें से कुछ है, पहला है आइडेंटिटी थेफ्ट। सो जैसा कि यहाँ पे इसका नाम है, सो यहाँ पे क्या होता है, जो क्रिमिनल्स हैं वो स्टील कर लेते हैं किसी की आइडेंटिटी को ताकि उन्हें जो फाइनेंशियल एडवांटेज है वो मिल सके और दूसरे बेनिफिट्स मिल सके उस फेक आईडी पे। सो बहुत सारे जो इंटरनेट यूजर्स हैं वो क्या करते हैं, वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, मनी ट्रांजैक्शन करते हैं, पर्सनल डेटा को शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे एंड आर प्रोन टू सच अटैक्स, और ऐसे लोग जो है ऐसे अटैक्स का शिकार हो जाते हैं। सो द आइडेंटिटी थेफ्ट इंक्लूड्स स्टीलिंग अ पर्सन्स नेम। आइडेंटिटी थेफ्ट जो है इसमें किसी पर्सन के नाम को चुरा लिया जाता है, उसके डेट ऑफ बर्थ को चुरा लिया जाता है, उसके बैंक डिटेल्स को चुराया जाता है, क्रेडिट डेबिट कार्ड नंबर्स, पासवर्ड, डिजिटल सिग्नेचर, फुटप्रिंट्स और भी कई सारी चीज़ों को चुरा लिया जाता है। अ पर्सन्स आइडेंटिटी कैन बी यूज्ड टू कमिट क्राइम्स अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एंड नेशंस। सो किसी भी पर्सन की जो आइडेंटिटी है उसे यूज़ किया जाता है कमिट करने के लिए क्राइम्स को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर नेशन के खिलाफ। नाउ नेक्स्ट कम्स फिशिंग। So it is a fraudulent attempt to trick innocent people to obtain their sensitive information. ये क्या है, ये एक fraudulent attempt है जो कि लोगों को ट्रिक करने के लिए यूज़ किया जाता है, innocent लोगों को परेशान किया जाता है एंड इसके थ्रू जो है लोगों की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ले ली जाती है जैसे कि उनका यूज़र नेम, पासवर्ड, डेबिट क्रेडिट कार्ड नंबर, ये सारी चीज़ें ले ली जाती हैं। सो जो फिशिंग अटैकर्स हैं वो क्या करते हैं, वो डिस्गाइज कर देते हैं खुद को एंड एज अ ट्रस्टवर्दी एंटिटी, वो अपने आप को एक ट्रस्टवर्दी एंटिटी के रूप में पेश करते हैं ताकि जो विक्टिम है वो इजीली उनके ट्रैप में फंस सके। सो ये जो फिशिंग अटैक है, दीज आर जनरली अटेम्प्टेड बाय सेंडिंग ईमेल्स टू डिस्ट्रीब्यूट मैलिशियस अटैचमेंट्स और लिंक्स। ये जो अटैक्स है इन्हें यूज़ किया जाता है किस लिए, सेंड करने के लिए ईमेल्स को और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैलिशियस अटैचमेंट्स को या फिर लिंक्स को। दिस साइबर क्राइम इज यूज्ड टू स्टील इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये जो साइबर क्राइम है इसे यूज़ किया जाता है इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को स्टील करने के लिए टू कॉज फाइनेंशियल डैमेज, जो कि फाइनेंशियल डैमेज को कॉज करता है एंड टू इवन ब्लॉक एक्सेस टू वंस ईमेल अकाउंट, और किसी के ईमेल अकाउंट को ये क्या करता है, एक्सेस ब्लॉक कर देता है। So here are some tips to avoid being a victim of phishing. यहाँ पे कुछ टिप्स दिए हैं जो कि फिशिंग के विक्टिम्स होने से आपको बचा सकता है। So सबसे पहले हमें क्या पॉइंट कहता है, पहला पॉइंट कहता है कि लर्न टू आइडेंटिफाई द फिशिंग ईमेल्स। जो भी फिशिंग ईमेल्स है उसे बहुत ही ध्यान से चेक करें, रिलायबल वेबसाइट्स को ही खोलें, ट्रस्टवर्दी कंपनीज को ही ओपन करें और आइडेंटिफाई करें कि कोई आपको जो है ह्यूज प्राइस अमाउंट दे के जो है कोई आपको बेवकूफ़ न बना रहा हो और आपके
जो है जो भी डॉक्यूमेंट्स है उन्हें ना ले रहा हो। सेकेंड पॉइंट कहते हैं नेवर लॉग इन टू द बैंक वेबसाइट बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक सेंड थ्रू सच ईमेल्स। कभी भी हमें जो है किसी भी ऐसी बैंक वेबसाइट पे लॉग इन नहीं करना चाहिए जो कि किसी ऐसे ईमेल में लिंक के फॉर्म में आया है। तो उससे क्या होगा, हमारा जो भी पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नंबर है या दूसरी डिटेल्स है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट है प्लैगियरिज्म। सो प्लैगियरिज्म क्या है, यहाँ पे जो सर्चिंग इंफॉर्मेशन ऑन एनी पॉसिबल टॉपिक इज जस्ट आ क्लिक अवे। आज के टाइम में हम किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बहुत ईजिली जो है इंफॉर्मेशन को ढूंढ सकते हैं। So the advent of internet has made looking for information on any topic easy. So ये जो एडवर्ट है इंटरनेट का वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को ढूंढना किसी भी टॉपिक पे उसे काफ़ी ज़्यादा उसने आसान बना दिया है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट यूज द अवेलेबल इंफॉर्मेशन टू क्लेम एज योर ओन क्रिएशन। सो यहाँ पे किसी भी चीज़ को हम अपने खुद के क्रिएशन के रूप में नहीं क्लेम कर सकते। So this information not only includes text but also images, audio, videos, designs. यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है इमेजेस की, ऑडियो वीडियोस की, डिज़ाइंस की और दूसरे चीज़ों की जो कि यहाँ पे प्रोटेक्ट किए जाते हैं कॉपीराइट लॉज के अंदर। So this means that if anyone uses such information without obtaining written permission from the rightful owner or without acknowledging its source, it is considered stealing someone else creative property. So यहाँ पे आगे बताया गया है कि इसका ये मतलब है कि अगर कोई भी इंसान किसी भी ऐसे पर्सन की परमिशन के बिना जो है, जो राइटफुल ओनर है उसके परमिशन के बिना जो है चीज़ों को नहीं ले सकता है, उसके सोर्सेस को नहीं ले सकता है, इसे जो है अगर वो लेता है तो वो स्टीलिंग कहलाएगी, चोरी कहलाएगी। एंड द एक्ट ऑफ स्टीलिंग समवन एल्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज नोन एज प्लैगियरिज्म। और अगर हम किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को चुरा रहे हैं तो उसे प्लैगियरिज्म कहते हैं। यू कैन यूज द फॉलोइंग टिप्स टू अवॉइड प्लैगियरिज्म। अब ये जो टिप्स दिए हैं इन्हें हम यूज करके प्लैगियरिज्म से बच सकते हैं। पहला है ऑब्टेनिंग परमिशन। सो बिफोर यूजिंग एनी कॉपीराइट प्रोटेक्टेड कंटेंट या फिर क्रिएशन, अगर आप किसी भी कॉपीराइट प्रोटेक्टेड कंटेंट या फिर क्रिएशन को यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक रिटन परमिशन ले लें उसके राइटफुल ओनर से। नेक्स्ट, बाय साइटिंग सोर्सेज। सो एक्नॉलेजिंग द सोर्स फ्रॉम वेयर सर्टेन मटेरियल और आइडियाज आर बोरोड। सो इस बात का ध्यान रखें कि वो जो मटेरियल या फिर आइडिया है वो किस सोर्स से लिया गया है। नेक्स्ट है रिफ्रेजिंग। सो यहाँ पे एक पर्सन क्या कर सकता है, वो रिफ्रेज कर सकता है कंटेंट को, उसको कॉपी करने की जगह। नेक्स्ट इज फार्मिंग। सो इट इज अ फॉर्म ऑफ साइबर अटैक इन विच अटैकर्स रीडायरेक्ट द विक्टिम्स टू अ मैलिशियस और फ्रॉडलेंट वेबसाइट। सो ये वो फॉर्म है साइबर अटैक का जिसमें जो अटैकर है वो क्या करता है, विक्टिम को एक मैलिशियस या फिर फ्रॉडलेंट वेबसाइट पे ले जाता है ऑफ द चॉइस इवन इफ दे हैव एंटर्ड द करेक्ट वेबसाइट यूआरएल। भले ही पर्सन जो है सही यूआरएल या फिर वेबसाइट डाला लेकिन फिर भी वो उनके चॉइस के अकॉर्डिंग जो है उस वेबसाइट पे चला जाता है। सो जो एम होता है इस क्राइम का, उसका मेन काम होता है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को गेन करना। सो अगर आप चाहते हैं कि फार्मिंग अटैक्स को अवॉइड किया जाए तो हमेशा हमें जो है लॉगिन क्रेडेंशियल्स को जो है ओनली जो भी वेबसाइट जो यूआरएल से स्टार्ट हो रहे हैं या HTTPS से स्टार्ट हो रहे हैं जहाँ पे एस का मतलब सिक्योर होता है उन पे ही डालें। सो ये क्या है, ये प्रोटेक्टेड साइट्स हैं जो कि इंडिकेट किए जाते हैं एक लॉक आइकन के साथ। यहाँ पे आप देखेंगे हमेशा आपको एक लॉक आइकन मिलेगा। नेक्स्ट कम्स software piracy. So piracy refers to the unauthorized duplication of products which are protected by intellectual property laws. So piracy क्या है, ये है unauthorized duplication किसी भी प्रोडक्ट का जो कि intellectual property law से protected है। Software piracy ये क्या है, ये एक unauthorized
यूज़ है, डुप्लीकेशन है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन है सॉफ्टवेयर का, जो कि प्रोटेक्ट किया जाता है कॉपीराइट लॉज के थ्रू। It means that to use a copyright protected software legally one has to buy its license। इसका मतलब है कि अगर कोई पर्सन कोई भी कॉपीराइट प्रोटेक्टेड सॉफ्टवेयर को लीगली यूज़ करना चाहता है तो उसको वहाँ उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर पायरेसी takes place when duplicate software is used or distributed in the form of a CD, DVD or a link of a single licensed copy of a software is loaded into multiple computer systems। So ये जो सॉफ्टवेयर पायरेसी है ये क्या है, ये तब होता है जब डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यूज़ कर लिया जाता है सीडी और डीवीडी के फॉर्म में, लिंक्स के फॉर्म में, ऑफ अ सिंगल लाइसेंस कॉपी। एक सिंगल लाइसेंस कॉपी की बहुत सारी कॉपीज़ बना दी जाती हैं एंड उन्हें जो है मल्टीपल कंप्यूटर्स में डाल दिया जाता है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कम्प्लीटली स्टॉप सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी को पूरी तरह से नहीं रोका जा सकता है, लेकिन इसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे? ये कुछ कंप्यूटर एथिक्स को फॉलो करके। पहला हमें क्या करना है, हमेशा जो है एक लाइसेंस कॉपी खरीदनी है सॉफ्टवेयर की। फिर हमें क्या करना है, डू नॉट मेक कॉपीज ऑफ अ सॉफ्टवेयर और डिस्ट्रीब्यूट देम। हमें अपने सॉफ्टवेयर की कॉपी नहीं बनानी चाहिए, ना ही उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। एंड इफ़ यू परचेज अ सिंगल लाइसेंस कॉपी ऑफ अ सॉफ्टवेयर, अगर हमने एक सिंगल लाइसेंस कॉपी अपने सॉफ्टवेयर की खरीद ली है तो हमें जो है वी कैन देन यूज़ इट ओनली ऑन वन कंप्यूटर सिस्टम, सिर्फ एक ही कंप्यूटर सिस्टम पे उसे यूज़ करें। अवॉइड यूजिंग पायरेटेड सीडीज एंड सॉफ्टवेयर। पायरेटेड सीडी और सॉफ्टवेयर को ना यूज़ करें, अवॉइड करें और हमेशा जेन्युइन प्रोडक्ट्स को यूज़ करें। Now let's move on to try it out. So here you have to identify the type of cybercrime. First one is sending bulky emails to an address in a short time period. It's email bombing. Question number 2, stealing someone's identity to gain a financial advantage. It's identity theft. Third one, unauthorized duplication of products that are protected by intellectual property rights. It is software piracy. Let's move on to the next topic, which is cyber crimes against organization or society. So अब हमने 2 टॉपिक्स कवर किए हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे साइबर क्राइम जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर सोसाइटी के अगेंस्ट किया जाता है। So apart from attacking individuals or stealing someone's intellectual property, किसी इंडिविजुअल को अटैक करना, किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हथिया लेना, साइबर क्राइम इंक्लूड्स forgery, online fraud and cheating pertaining to credit cards and sending bogus mails or messages to obtain passwords of credit cards illegally. So कई बार क्या होता है कि ऑनलाइन फ्रॉड किए जाते हैं लोगों के साथ, उनके साथ चीटिंग की जाती है, उनके क्रेडिट कार्ड्स के नंबर ले लिए जाते हैं या उन्हें बोगस मेल्स भेज दिए जाते हैं एंड उनके पासवर्ड को ऑब्टेन कर लिया जाता है इलीगली। सो द मोटिव बिहाइंड सच साइबर क्राइम्स इज टू क्रिएट फियर। जो मेन मोटिव है ऐसे साइबर क्राइम के पीछे वो ये है कि फियर को क्रिएट करना, टू गेन मॉनेटरी बेनिफिट, जिससे जो है मॉनेटरी बेनिफिट्स को लिया जाए, और टू स्टील कॉन्फिडेंशियल डेटा एंड इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और अ सोसाइटी, या फिर कॉन्फिडेंशियल डेटा या फिर इंफॉर्मेशन को स्टील कर लेना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के या फिर सोसाइटी के। नाउ लेट्स मूव ऑन टू वायरस। So computer virus stands for vital information resources under siege। ये है फुल फॉर्म वायरस का। A computer virus is a human made malicious program। कंप्यूटर वायरस एक ह्यूमन के द्वारा बनाया गया malicious प्रोग्राम है या फिर पार्ट है किसी कोड का जो कि एंटर किया जाता है किसी के कंप्यूटर में बिना उसके नॉलेज के। एंड इट इन्फेक्ट्स कंप्यूटर सर्वर्स, वेबसाइट्स एंड सॉफ्टवेयर, और ये क्या करते हैं इन सब चीज़ों को नुकसान पहुंचाता है। सो वायरस क्या है? वायरस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली नोन मॉलवेयर। ये काफ़ी ज़्यादा
जाने वाला मालवेयर है एंड इसे ऐसे डिज़ाइन किया गया है जो कि ये रेप्लिकेट करता है और स्प्रेड करता है, अपने आप को बढ़ाता रहता है। वायरस क्या करता है, कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई करता है खुद को अपने इन्फेक्टेड कंप्यूटर में और कॉपीज़ बनाता रहता है। ये इन्फेक्ट कर देता है सबको या फिर बहुत सारे दूसरे सॉफ्टवेयर को होस्ट सिस्टम पे। वायरस इज कॉन्टैजियस इन नेचर, वायरस जो है नेचर में कॉन्टैजियस होता है एंड ये क्या करता है, स्प्रेड करता है एक सिस्टम से दूसरे में व्हेन सॉफ्टवेयर इज शेयर्ड बिटवीन देम, जब इनके बीच में सॉफ्टवेयर को शेयर किया जाता है। वायरसेस सच एज बूट सेक्टर वायरस, प्रोग्राम फाइल वायरस एंड multi-party virus are hidden in items like startup area or executable files so that they cannot be detected by the end user. So ये जो कुछ वायरसेस जिनके नेम यहाँ दिए गए हैं ये छुपे हुए होते हैं और आइटम्स में ऐसे छुपे हुए होते हैं कि इन्हें ईजिली जो है ना तो हम डिटेक्ट कर पाते हैं ना फिर आइडेंटिफाई कर पाते हैं। एंड कुछ वायरसेस जो हैं ये क्या रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं, जब तक जो है क्या होता है इन्हें जो है एक स्पेसिफिक सिग्नल नहीं मिलता तब तक ये डीएक्टिवेट या फिर इनएक्टिव दिखते हैं। कुछ वायरसेस जो हैं वो क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं मेमोरी में जब तक जो है कंप्यूटर ऑन है, और जैसे ही कंप्यूटर जो है बंद हो जाता है ये वायरस जो है गायब हो जाते हैं सिस्टम की मेमोरी से। However, they are not removed any infected file or disk. ये जो है किसी भी तरीके के infected file और disk यहाँ पे remove नहीं किए जाते हैं। So it means that when the system is restart, the virus gets activated. जैसे ही सिस्टम को दोबारा रीस्टार्ट किया जाएगा वायरस फिर से आ जाएगा। So ये जो वायरसेस हैं ये इन्फेक्ट करते हैं दूसरे फाइल्स को और प्रोग्राम्स को सिस्टम में, और जो बॉटम लाइन होता है that line is that viruses are harmful for a system. ये जो viruses हैं ये harmful है सिस्टम के लिए, but not all viruses are destructive. लेकिन जितने भी सारे viruses हैं सारे ही destructive नहीं हैं। Next is cyber vandalism. So the word vandalism refers to destruction of anything important. Vandalism क्या है, किसी भी चीज़ को destruct करना जो भी important हो। So therefore the term cyber vandalism refers to an illegal act of destroying or damaging digital data. So ये जो cyber vandalism है ये क्या बताता है, ये बताता है illegal act के बारे में जो कि destroy या फिर damage कर देता है किसी भी digital data को, rather than stealing or misusing it. So tampering of the online content of a website also falls under cyber vandalism. अगर हम किसी भी तरीके के ऑनलाइन कंटेंट को टेम्पर कर रहे हैं, उसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं, तो ये भी साइबर वैंडलिज्म के अंडर आता है। So the main motive behind cyber vandalism is maligning the image or reputation of a business house. So जो मेन मोटिव है इस साइबर वैंडलिज्म का वो है कि किसी भी तरीके के बिजनेस हाउस की इमेज को खराब करना। साइबर वैंडलिज्म कोड नेगेटिवली इम्पैक्ट बिजनेस हाउसेस, ये नेगेटिवली किसी भी तरीके के बिजनेस हाउस को नुकसान पहुंचाता है, ब्रांड्स को नुकसान पहुंचाता है, उनके गुडविल को खराब कर देता है। साइबर वेंडल्स आर पीपल हु क्रिएट मालवेयर, ये जो साइबर वेंडल्स है ये ऐसे लोग हैं जो मालवेयर को क्रिएट करते हैं जो कि डैमेज कर देता है इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स को, एंड दे ऑल्सो क्रिएट एलिमेंट्स दैट कैन डिसेबल डेटा कंप्यूटर सिस्टम्स और नेटवर्क। ये क्या करता है, क्रिएट करते हैं ऐसे एलिमेंट्स को जो कि डिसेबल कर देते हैं डेटा को, कंप्यूटर सिस्टम्स को और नेटवर्क्स को। नाउ नेक्स्ट कम्स हैकिंग। सो हैकिंग क्या है, ये भी एक क्राइम है जिसमें आपको कोड्स को यहाँ पे क्रैक किया जाता है नेटवर्क्स के थ्रू, सिस्टम के थ्रू, ताकि जो है अनऑथराइज एक्सेस लिया जा सके डेटा जो भी स्टोर किया जा रहा है उसमें। सो अ पर्सन हु एंगेजेस इन हैकिंग इज कॉल्ड अ हैकर। वो पर्सन जो हैकिंग में इन्वॉल्व है उसे हम हैकर कहते हैं। हैकर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, इन्हें 2 कैटेगरीज में बांटा गया है,
ऑन द बेसिस ऑफ द इंटेंट के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो पार्ट्स हैं, एक है एथिकल हैकर्स, दूसरा है क्रैकर्स। सो एथिकल हैकर्स क्या है? दे आर ऑल्सो नोन एज वाइट हैट हैकर्स, इन्हें हम वाइट हैट हैकर्स कहते हैं। ये जो एथिकल हैकर्स हैं ये नॉन मैलिशियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। इनका जो मेन एम होता है वो होता है एक तरीके की काइंड हैकिंग, जो कि लूप होल्स को फाइंड करने का काम करते हैं, वीकनेसेस को फाइंड करने का काम करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के और सिस्टम के। ये जो ऑपरेशंस हैं ये परफॉर्म किए जाते हैं टेस्ट करने के लिए वनरेबिलिटी किसी भी नेटवर्क के। बाद में जो प्रॉब्लम्स है इसे फिक्स किया जाता है और इम्प्रूव किया जाता है नेटवर्क सिक्योरिटी को। सो एथिकल हैकिंग इज डन विथ प्रायर कंसेंट ऑफ द नेटवर्क ओनर। नेटवर्क ओनर की कंसेंट के बाद ये हैकिंग की जाती है। नेक्स्ट आता है क्रैकर्स। सो दे आर ऑल्सो नोन एज ब्लैक हैट हैकर्स, इन्हें हम ब्लैक हैकर्स कहते हैं। एंड ये जो हैकर्स हैं ये क्या करते हैं? अनऑथराइज एक्सेस जो है गेन कर लेते हैं कंप्यूटर सिस्टम का विथ अ मैलिशियस इंटेंट, जिसका जो है इंटेंट काफ़ी ज़्यादा मैलिशियस होता है। और जो मेन एम होता है इन क्रैकर्स का वो होता है स्टील करना फाइनेंशियल और पर्सनल इंफॉर्मेशन को, ट्रांसफ़र करना फंड्स को बैंक अकाउंट के, और भी बहुत सारी चीज़ें। नेक्स्ट इज साइबर स्क्वैटिंग। साइबर स्क्वैटिंग इज perpetrated against business houses, especially businesses that have a large web presence। ऐसे business houses में किया जाता है जहाँ पे जो businesses हैं वहाँ पे आपको बहुत बड़ा web presence मिलेगा। and it is an act of registering, selling or using a domain name। यहाँ पे एक डोमेन नेम को रजिस्टर किया जाता है, सेल किया जाता है और यूज़ किया जाता है। दैट इज डेलिबरेटली नेम्ड ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉपुलर ट्रेडमार्क, जो कि जो है डेलिबरेटली जो है नेम किया जाता है किसी भी आइडेंटिकल मीन्स एक जैसे दिखने वाले पहले से एग्जिस्ट करते हुए पॉपुलर ट्रेडमार्क के साथ जो कि बिलोंग करता है किसी और को। So these domain names are created to make huge money by diverting substantial traffic on internet to the cyber squatter site। So यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं वो इसलिए बनाई जाती हैं ताकि जो लोग हैं इनका डोमेन नेम है वो ऐसे क्रिएट किया जाता है जिससे जो यूज़र है क्या होता है ओरिजिनल कंटेंट से दूर हट जाता है, वो डाइवर्ट हो जाता है और दूसरी जगह पे पहुंच जाता है। सो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं। ओरिजिनल क्या है? www.alpha.com एंड अब इसका जो डुप्लीकेट है जो साइबर स्क्वैटर ने बनाया है वो बनाया है www.alpha1.com। सो ये ओरिजिनल डोमेन है और ये जो है साइबर स्क्वैटेड डोमेन है। नेक्स्ट इज साइबर एक्सटॉर्शन। सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ साइबर क्राइम दैट इन्वॉल्व्स एन अटैक। ये एक तरीके का साइबर क्राइम है जिसमें अटैक को इन्वॉल्व किया जाता है जो कि जुड़ा हुआ है विच इज़ डिमांडिंग अ लॉट ऑफ मनी अगेंस्ट एन एंटरप्राइज, एक एंटरप्राइज के अगेंस्ट। सो साइबर एक्सटॉर्शन इज कमिटेड थ्रू रैंसमवेयर। ये जो साइबर एक्सटॉर्शन है ये जो है रैंसमवेयर के थ्रू जो है कमिट किया जाता है या फिर डिनाइल ऑफ सर्विसेज DOS यहाँ पे किया जाता है। द अटैकर ब्लॉक्स द सिस्टम रिसोर्स। अटैकर जो है सिस्टम रिसोर्स को यहाँ पे ब्लॉक कर देता है, एनक्रिप्ट कर देता है फाइल को एंड फिर क्या होता है जो विक्टिम है वो फेल कर जाता है डेटा को एक्सेस करने में। मीन्स हम यहाँ पर डेटा को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। ओनली व्हेन द रैंसम इज पेड टू द अटैकर। जब जो है रैंसम जो है अटैकर को दिया जाता है, जब वो घूस दिया जाता है अटैकर को या वो मनी प्रोवाइड की जाती है उसको, तो तब जाके जो है विक्टिम जो है अपने उस चीज़ को डिक्रिप्ट कर पाता है, उसको डिक्रिप्शन की मिलती है। नेक्स्ट है साइबर टेररिज्म। सो ये क्या है? ये एक टेररिस्ट एक्ट है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली होता है एंड साइबर टेररिज्म जो है ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट होता है, इंडिविजुअल बिजनेस हाउसेज और ये जो है गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट्स के अगेंस्ट भी होता है। इट इज़ यूज्ड टू कास्ट फियर एंड वायलेंस विच कैन कॉज लॉस ऑफ क्रिटिकल
इंफ्रास्ट्रक्चर। इसे यूज़ किया जाता है काज करने के लिए फियर या फिर वायलेंस, जो कि क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉस पहुंचाता है। सो एक्ट ऑफ साइबर टेररिज्म आर कंडक्टेड बाय मैनिपुलेटिंग कंप्यूटर सिस्टम्स। सो ये जो एक्ट है कंप्यूटर टेररिज्म का, इसे जो है कंडक्ट किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम्स को मैनिपुलेट करके। एंड ये जो अटैक्स हैं, दीज कैन बी एनोनिमस एंड एग्जीक्यूटेड फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे। ये जो अटैक है ये कभी भी कहीं से भी हो सकता है, हज़ारों मील दूर से भी हो सकता है, किसी भी एक डे टारगेट से हो सकता है। सो सच अटैक्स आर डिफ़िकल्ट टू ट्रैक। ऐसे अटैक्स को ट्रैक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। नेक्स्ट कम्स साइबर सिक्योरिटी। सो जैसे जैसे जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो क्या होता है, इट हैज़ ट्रांसफॉर्म द मेथड ऑफ क्रिएटिंग, स्टोरिंग एंड शेयरिंग डेटा। यहाँ पे डेटा को क्रिएट करना, स्टोर करना और शेयर करना काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। इट हैज़ वेरियस एडवांटेजेस बट एट द सेम टाइम इट इज़ हाईली वनरेबल टू थ्रेट such as stealing of confidential information, hacking accounts, unauthorized access and so on. So जैसे जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ रही है आगे, उसके साथ साथ जो है बहुत सारी कमियां भी इसमें आ रही हैं। इसमें जो है लोग जो है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को चुरा ले रहे हैं, थ्रेट्स हैं, हैकिंग अकाउंट्स को हैक किया जा रहा है, अनऑथराइज तरीके से चीज़ों को एक्सेस किया जा रहा है। So therefore it is essential to have sound knowledge of cyber security। इसलिए हमें साइबर सिक्योरिटी के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सो साइबर सिक्योरिटी क्या है, ये रेफर करता है, इट रेफर्स टू प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स फ्रॉम थेफ्ट ऑफ डेटा एंड डैमेज ऑफ देयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। साइबर सिक्योरिटी क्या है, ये बताता है प्रोटेक्शन के बारे में कंप्यूटर के, यहाँ पे डेटा जो भी यहाँ पे चुराया जाता है या फिर हार्डवेयर को नुकसान पहुँचाया जाता है, सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुँचाया जाता है। And over a period of time, various technologies have been developed to protect the integrity of networks. So जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं जो प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई हैं। इनके लिए नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंप्यूटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, डेटा को या फिर प्रोग्राम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वायरस अटैक से। सो अनऑथराइज एक्सेस एंड पोटेंशियल डैमेजेस, इन चीज़ों से भी बचाया जा रहा है। सो सम साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज एंड प्रोग्राम्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो। कुछ साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज और प्रोग्राम्स यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एंटीवायरस। So the term antivirus refers to a software which is used to identify, prevent, remove or deactivate the malicious software. So malicious software को ख़त्म करने के लिए एंटीवायरस बना है, जो कि आइडेंटिफाई करता है, प्रिवेंट करता है और रिमूव कर देता है और तो और डीएक्टिवेट कर देता है ऐसे सॉफ्टवेयर्स को। सो एंटीवायरस को हम एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर के रूप में भी जानते हैं। एंड ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है कंप्यूटर को, उसके डेटा को वायरस अटैक से। एंड हैज़ बिकम वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटीज ऑफ प्रेजेंट एरा। आज के एरा का सबसे टॉप प्रायोरिटी ये बन चुका है। सो देयरफॉर इट इज़ रिकमेंडेड टू इंस्टॉल एन इफेक्टिव एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। सो ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि हमें जो है एक इफेक्टिव एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा हमारे कंप्यूटर पे। और जो बेनिफिट है इंस्टॉलिंग का इस एंटीवायरस का, वो क्या करता है, वो प्रिवेंट कर देता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर को हमारे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को डैमेज करने से, एंड इम्पोर्टेंट फाइल्स को स्टोर कर लेता है। सो ये क्या करता है, ये जो एंटीवायरस है ये प्रिवेंट करता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर को और हमारे जो भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, जो वही हमारी इंपॉर्टेंट फाइल्स है, उन्हें इनसे बचाता है। So preventing and removing any kind of malicious software ensures proper functioning of a computer system. So अगर हम प्रिवेंट कर रहे हैं या फिर रिमूव कर रहे हैं किसी भी तरीके के malicious सॉफ्टवेयर को हमारे कंप्यूटर सिस्टम में से, तो इसका मतलब हम उसके प्रॉपर फंक्शनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सो इसलिए बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपको मिलेंगे मार्केट में, एंड कुछ पॉपुलर यहाँ पे दिए हैं जैसे कि क्विक हील, कैस्पर्सकी, नॉर्टन, मैकफी, एवीजी। एंड द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। अब इनका क्या काम है, ये क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं फाइल्स का, प्रोग्राम्स को, जो कि
एज दे आर बीइंग ओपन, जैसे उन्हें ओपन किया जाता है, एक्सेस किया जाता है, कॉपी किया जाता है या फिर डाउनलोड किया जाता है, तो उस समय ये फाइल्स को एग्जामिन करते हैं। फिर इनकमिंग ईमेल्स को जो कि अटैचमेंट के साथ उनको ये स्कैन करते हैं। फिर ये फाइल्स को स्कैन करते हैं, एप्लीकेशंस को स्कैन करते हैं जो कि कंप्यूटर में स्टोर किए गए हैं ताकि वायरस को डिटेक्ट किया जा सके। फिर ये रिमूव कर देते हैं वायरस को हमारे कंप्यूटर से। सो ये सारे काम करते हैं ये। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फीचर्स ऑफ एंटीवायरस। क्या क्या फीचर्स है इसके? सो एंटीवायरस के आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंप्यूटिंग में, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज इफेक्टिव एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। हमारा जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो इफेक्टिव होना चाहिए, उसे चूज करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक से। एंड यहाँ पे आपको मिलेंगे अलग अलग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो कि अलग अलग लेवल के प्रोटेक्शन को और फीचर्स को प्रोवाइड करते हैं। जितने भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं ये सारे जो है इक्वली कैपेबल हैं प्रोटेक्ट करने के लिए कंप्यूटर को मालवेयर से और दूसरे साइबर थ्रेट से। सो बिफोर बाइंग एनी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, किसी भी तरीके के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को खरीदने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सो ये पॉइंट है जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि रियल टाइम स्कैनिंग हो रही है या नहीं। सो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक फीचर है ये। एक अच्छा जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है उसमें आपको ये फीचर ज़रूर मिलेगा। ये क्या करता है, बार बार चेक करता है कंप्यूटर सिस्टम को कि वहाँ पे कोई भी मैलिशियस एंट्री प्रेजेंट है या फिर नहीं। सो ये जो फीचर है ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है एंट्री को मालवेयर के कंप्यूटर में। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक अपडेट्स। सो हर दिन क्या होता है, नए तरीके के मालवेयर जो है एमर्ज करते हैं एंड दैट कैन नॉट बी डिटेक्टेड एंड प्रिवेंटेड बाय ओल्डर वर्जन्स ऑफ एंटीवायरस, जो कि ना तो प्रिवेंट किए जा सकते हैं ना फिर डिटेक्ट किए जा सकते हैं दूसरे वर्जन से एंटीवायरस के। इसीलिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है इट रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट अपडेट्स। यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंट अपडेट्स की ज़रूरत होती है सो दैट इट कैन ट्रैक एंड डिटेक्ट द लेटेस्ट वायरसेस, ताकि ये ट्रैक और डिटेक्ट कर सके लेटेस्ट वायरसेस को कंप्यूटर सिस्टम में, टू इरेडिकेट देम, ताकि उन्हें हटाया जा सके। It is advisable to install antivirus software which can install updates automatically. So ये advisable है कि हमें जो है इंस्टॉल करना चाहिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को जो कि अपडेट्स को खुद ही अपने आप ही जो है इंस्टॉल कर सकें एंड फ्रीक्वेंटली इसे रन कर सकें। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन फॉर मल्टीपल एप्स। सो ये जो एंटीवायरस है ये क्या है, इतना केपेबल होना चाहिए कि ये जो जितना भी सिस्टम है, जितने भी सिस्टम में चीज़ें हैं, अलग अलग ऐप्स हो गए या फिर सर्विसेज हो गए, उन सबको स्कैन कर सके। नेक्स्ट, फाइट अगेंस्ट ऑल टाइप्स ऑफ मालवेयर। ऐसा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो हर तरीके के मालवेयर को ईजिली जो है डिटेक्ट कर सके, उसे फाइट कर सके एंड रिमूव कर सके इन सबको। It is a good decision to go with a software that can thoroughly detect almost all types of malware. एक अच्छा डिसीजन होगा अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड करें जो कि बहुत आसानी से किसी भी तरीके के मालवेयर को डिटेक्ट कर पाता है। नाउ नेक्स्ट कम्स फायरवॉल। सो जब हमारा कंप्यूटर जो है कनेक्ट हो जाता है किसी भी नेटवर्क पे या फिर इंटरनेट पे, तो क्या होता है, ये एक वनरेबल पार्ट बन जाता है टू वेरियस काइंड्स ऑफ अनऑथोराइज्ड एक्सेस और थ्रेट्स। यहाँ पे किसी भी तरीके का अनऑथोराइज्ड एक्सेस हो सकता है, थ्रेट्स आ सकते हैं। सो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जो फायरवॉल है ये प्ले करता है बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल रोल। फायरवॉल क्या है, ये एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो कि प्रोटेक्ट करता है कंप्यूटर को किसी भी अनऑथोराइज्ड एक्सेस से इंटरनेट पे या फिर नेटवर्क पे। ये क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है अनऑथोराइज्ड वेब यूजर्स को, इलिसिट कर देता है सॉफ्टवेयर को एक्सेस पाने में, जो भी प्राइवेट नेटवर्क है उसमें जो भी कनेक्ट है उस कंप्यूटर से। अब फायरवॉल कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड एज अ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसे हम हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर के रूप में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, और इवन अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दोनों के कॉम्बिनेशन के रूप में भी हम इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। A firewall could be implemented as a hardware or software or even a combination of both.
फायरवॉल को हम जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर के रूप में, या फिर दोनों ही चीज़ों के कॉम्बिनेशन के रूप में। फायरवॉल सॉफ्टवेयर फॉलोज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिटरमाइंस व्हाट कैन एंटर एंड लीव अ नेटवर्क। फायरवॉल सिस्टम जो है, फायरवॉल सॉफ्टवेयर जो है, ये कुछ रूल्स इसमें आपको मिलेंगे जो कि ये बताता है कि क्या चीज़ जो है यहाँ पे एंटर करेगी और क्या चीज़ यहाँ से एग्जिट करेगी। So on the basis of these rules, a firewall monitors and controls the incoming and outgoing network traffic. So अब इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो इन रूल्स के अकॉर्डिंग फायरवॉल क्या करता है, मॉनिटर करता है और कंट्रोल कर देता है जितने भी इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक है। नेक्स्ट कम्स एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर। सो द सेफ्टी ऑफ डेटा इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। हमारे जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा सेफ रखना उसको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एंड यहाँ पे क्या होता है, चांसेस होते हैं कि डेटा जो है उसकी प्राइवेसी जो है खतरे में पड़ सकती है जब हम उसे ट्रांसमिट करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क पे या फिर इंटरनेट पे। सो द एनक्रिप्शन मेथड इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द डेटा फ्रॉम एन अनऑथराइज्ड एक्सेस। सो ये जो एनक्रिप्शन मेथड है ये क्या करता है, डेटा को बचाता है किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस से। And encryption is a step ahead of firewall in terms of data security and safety. So encryption क्या है, firewall से एक कदम आगे है डेटा सिक्योरिटी की अगर हम बात करें या फिर सेफ्टी की बात करें। Encryption is a technique used to convert plain text or other digital data from a readable form to a encoded version. एनक्रिप्शन क्या है, ये एक टेक्निक है जिसे यूज़ किया जाता है कन्वर्ट करने के लिए प्लेन टेक्स्ट को या फिर दूसरे डिजिटल डेटा को एक रीडेबल फॉर्म में या फिर एक एनकोडेड वर्जन में। सो द प्लेन टेक्स्ट इज नोन एज अनएनक्रिप्टेड डेटा। जो प्लेन टेक्स्ट होता है, जो नॉर्मल टेक्स्ट हम पढ़ते हैं, वो एक अनएनक्रिप्टेड डेटा है, लेकिन व्हेन विच इज एनक्रिप्टेड यूजिंग एन एनक्रिप्शन एल्गोरिदम। एनक्रिप्शन एल्गोरिदम की मदद से इसे एनक्रिप्ट किया जाता है, इसे पासवर्ड में कन्वर्ट किया जाता है एन एनक्रिप्शन की, और एनक्रिप्शन की मदद से ये काम किया जाता है। सो द एनकोडेड वर्जन ऑफ डेटा कैन नॉट बी डिकोडेड और रेड बाय अनदर एंटिटी अनलेस दे हैव एक्सेस टू इट्स डिक्रिप्शन की। सो ये जो एनकोडेड वर्जन है डेटा का, उसे हम डिकोड नहीं कर सकते हैं या फिर रीड नहीं कर सकते हैं दूसरे एंटिटी के द्वारा जब तक जो है उसका एक एक्सेस ना मिल जाए, जब तक उसकी डिक्रिप्शन की ना मिल जाए। सो द यूजर इंफॉर्मेशन दैट इज प्रोटेक्टेड थ्रू इंक्रिप्शन मेथड। सो ये जो यूजर इंफॉर्मेशन है जो कि प्रोटेक्ट किया जाता है एक एनक्रिप्शन मेथड के द्वारा, इसमें आपको मिलेंगे पासवर्ड्स, बैंकिंग, पेमेंट, क्रेडेंशियल्स या फिर दूसरे इंफॉर्मेशन दैट इज कंसिडर्ड प्राइवेट एंड सेंसिटिव। ऐसे दूसरे इंफॉर्मेशन मिलेंगे जिसे प्राइवेट या फिर सेंसिटिव माना जाता है। नेक्स्ट आता है बायोमेट्रिक। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर देख सकते हैं, ये भी एक सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन है एंड ऑथेंटिकेशन है डिवाइस का। सो ये जो बायोमेट्रिक डिवाइस है ये क्या करता है, यूज़ करता है ऑटोमेटेड मेथड ऑथेंटिकेट करने के लिए किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी को जो कि बेस्ड है उसके यूनिक साइकोलॉजिकल ट्रेट्स पे या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पे। सो ये जो है इसमें आपको मिलेंगे दीज कैरेक्टरिस्टिक्स में इंक्लूड फिंगरप्रिंट्स। इस कैरेक्टरिस्टिक में आपको फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे, आइरिस प्रिंट मिलेंगे, मीन्स जो आई बॉल होता है उसमें जो आइरिस है उसका प्रिंट मिलेगा, फेशियल इमेजेस मिलेंगे, वॉइस रिकग्निशन मिलेंगे। तो इन सारी तरीकों से हम इनक्रिप्ट कर सकते हैं डेटा को। सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पर्सन के, ये पहले जो सेव किए जाते हैं डेटाबेस में, और उसके बाद क्या होता है एक बायोमेट्रिक डिवाइस जो है मेजर करती है बायोलॉजिकल एलिमेंट्स को उस पर्सन के वेरीफाई करने के लिए आइडेंटिफिकेशन को। सो अगर ये जो इनपुट है मैच करते हैं उस डेटाबेस के साथ तो पर्सन को जो है आप एक्सेस देख सकते हैं, एक्सेस मिल जाती है और वो उस स्पेसिफिक प्रेमाइस में जा सकता है। Authenticating a person's identity using a biometric device requires the physical presence of that particular person at the time of identification.
सो अगर हम किसी पर्सन की आइडेंटिटी को ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं बायोमेट्रिक डिवाइस को यूज़ करके, तो उस पर्सन का वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होना कंपलसरी है, तभी जो है वो जो पर्टिकुलर पर्सन है उसको जो है आइडेंटिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट कम्स पासवर्ड। सो यू कैन प्रोटेक्ट सेंसिटिव एंड प्राइवेट इंफॉर्मेशन यूजिंग पासवर्ड्स। हम जो है पासवर्ड की मदद से प्राइवेट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को इजीली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल्स कैन नॉट बी एक्सेस बाय एनी अनऑथराइज्ड पर्सन। सो वो फाइल जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है उसे कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन यूज नहीं कर सकता। एंड पासवर्ड क्या है, ये एक स्ट्रिंग है कैरेक्टर्स का, जिसमें आप देख सकते हैं लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, स्पेशल सिंबल्स होते हैं। पासवर्ड्स आर यूज्ड टू ऑथेंटिकेट द यूजर्स एक्सेस टू एनी डिवाइस और प्रोग्राम। पासवर्ड को यूज किया जाता है ऑथेंटिकेट करने के लिए किसी भी यूजर के एक्सेस को किसी भी डिवाइस या फिर प्रोग्राम में। If the password entered by a user matches the code saved in the database, अगर वो जो पासवर्ड एंटर किया गया है यूजर के द्वारा वो मैच करता है उस कोड से जो कि डेटाबेस में सेव है, तो क्या होता है, जो यूजर है उसके पास अप्रूवल मिल जाती है उन फाइल्स को या फिर प्रोग्राम को एक्सेस करने का। द यूज ऑफ पासवर्ड ensures that the data is protected from unauthorized access। सो अगर हम पासवर्ड को यूज करते हैं तो जो डेटा है वो प्रोटेक्ट रहता है किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस से। इट इज रिकमेंडेड टू यूज पासवर्ड्स विच आर इजी टू मेमोराइज। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे पासवर्ड सेट करने चाहिए जो बहुत आसानी से हम याद रख सके, लेकिन फिर भी वो स्ट्रांग होने चाहिए। पासवर्ड्स आर यूज फॉर मेनी पर्पसेस, सम ऑफ देम आर, कुछ बहुत सारे पर्पसेस के लिए पासवर्ड्स यूज किए जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ यहाँ पे हैं। पहला है लॉगिंग इनटू ऑनलाइन अकाउंट्स। ऑनलाइन अकाउंट में लॉगिन करने के लिए, जैसे कि बैंकिंग हो गया, ईमेल आईडी हो गया, सोशल नेटवर्किंग हो गया, इनके लिए जो है हम पासवर्ड यूज करते हैं। फिर है एक्सेसिंग एप्लीकेशंस, डेटाबेस और नेटवर्क। हम एप्लीकेशंस को एक्सेस करने के लिए डेटाबेस या फिर नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए भी इसे यूज करते हैं। यूजिंग एटीएम कार्ड्स टू विड्रॉ मनी और शॉप ऑनलाइन। सो एटीएम कार्ड को यूज़ करते तब भी हम पासवर्ड यूज़ करते हैं और उसमें हम या तो मनी विड्रॉ करते हैं या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है बैकअप। सो बैकअप क्या है, ये कॉपी है इन्फॉर्मेशन का या फिर डेटा का जो भी हमने अपने कंप्यूटर में स्टोर कर रखा है, जो कि हमें हेल्प करता है रिट्रीव करने के लिए हमारे ओरिजिनल डेटा को। अगर मान लेते हैं कि गलती से वो डेटा हमसे खो गया हो या फिर डिलीट हो गया हो या किसी वायरस की वजह से इन्फेक्ट हो गया हो, so it is recommended to encrypt the data backup in order to provide a secure access to it। so हमें जो हमारा जो भी डेटा है उसे बैकअप में रखना चाहिए, उसे encrypted फॉर्म में रखना चाहिए ताकि हम उसे easily जो है एक्सेस कर सके जब ज़रूरत हो। नेक्स्ट कम्स कुकीज़। So a cookie is a small file that is automatically sent by a website to the end user's computer through a web browser whenever it is connected to the same website। कुकी क्या है, ये एक छोटी सी फाइल है जो कि अपने आप भेज दी जाती है वेबसाइट के थ्रू किसी भी यूज़र के कंप्यूटर में, किसकी मदद से, वेब ब्राउज़र की मदद से, जब भी वो कनेक्ट होता है उस सेम वेबसाइट पे। सो ये क्या करता है, स्टोर करता है यूज़र के स्पेसिफिक डेटा को एज अ टेक्स्ट फाइल के रूप में ये यूज़र के डेटा को स्टोर करता है। कुकीज़ दीज आर जनरली स्टोर्ड फॉर लेटर यूज़, इन्हें बाद के यूज़ के लिए जो है स्टोर किया जाता है। एंड कुछ एग्जाम्पल्स है कुकीज़ के जो यहाँ दिए हैं, जैसे कि व्हेन यू वांट टू लॉग इनटू योर ईमेल अकाउंट, जैसे हमें अपने ईमेल अकाउंट पे लॉगिन करना होता है तो हमें क्या करना होता है, you will find that the required website opens with your email ID displayed on the screen। तो हम देखते हैं कि वो जो वेबसाइट है वो हमारी ईमेल आईडी के साथ शो हो रही है। सो हेंस इट सेव्स योर टाइम टू री एंटर द ईमेल आईडी, तो हमें बार बार ईमेल आईडी को री एंटर नहीं करना होता है। सिमिलरली व्हेन यू रीविजिट एन ऑनलाइन शॉपिंग साइट, जब भी हम किसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पे जाते हैं, बार बार जाते हैं, तो क्या होता है, हम देखेंगे कि इट विल ऑटोमेटिकली पिक्स द डेटा ऑफ ए लास्ट सेशन। ये जो है अपने आप डेटा को पकड़ लेता है जो हमने लास्ट टाइम यूज़ किया था। सो दस इट हेल्प्स यू टू रिकॉल द प्रोडक्ट्स यू व्यूड इन योर लास्ट सेशन।
ये आपको हेल्प करता है उन प्रोडक्ट्स को रिकॉल करने के लिए जो आपने अपने लास्ट सेशन में देखा था। सो कुकी क्या करता है, बेसिकली ये कस्टमाइज कर देता है वेब पेज को यूजर के अकॉर्डिंग, उसके पर्सनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। सो देयरफॉर कुकीज आर हार्मलेस फाइल्स, ये हार्मलेस फाइल्स होती हैं। However, if a computer system is used by multiple people, अगर यहाँ पे एक कंप्यूटर को बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं तो उस समय क्या होता है, एक पर्सन जो है स्कैन कर सकता है कुकी फोल्डर को दूसरे यूजर का और ट्राई कर सकता है उसके पासवर्ड्स को या फिर सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स को देखने में, एंड ऑल्सो क्या कर सकता है, हाईजैक कर सकता है अकाउंट को। सो इट इज एडवाइजेबल टू डिलीट द कुकीज एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, इसीलिए कुकीज को हमें थोड़ी थोड़ी देर में जो है डिलीट कर देना चाहिए ताकि हमारा जो प्राइवेसी है उसको थ्रेट ना पहुंचे। नेक्स्ट कम्स डिजिटल फुटप्रिंट। सो एज यू नो, फुटप्रिंट इज द इम्प्रेशन लेफ्ट बाय अ फुट और शू ऑन द ग्राउंड और अ surface. Similarly, a digital footprint is the impression or information about a person that exists on the internet because of his online activity. सो डिजिटल फुटप्रिंट क्या है, जैसे कि हमें पता है कि फुटप्रिंट क्या होता है, पैरों के निशान होते हैं, वो इम्प्रेशन जो पैर या फिर शू के थ्रू आता है ग्राउंड पे या फिर सरफेस पे। इसी तरीके से जो डिजिटल फुटप्रिंट है वो एक इम्प्रेशन या फिर इंफॉर्मेशन है उस पर्सन की जो कि उस इंटरनेट पे आया था, उसकी ऑनलाइन एक्टिविटी से ये फुटप्रिंट पड़ता है। And this is the information transmitted online, like filling a registration form, email attachments, online shopping, commenting on a social networking site, uploading videos and digital images, etc. All of which leave a trail of personal information available to others. So यहाँ पे ये जो digital footprint है ये क्या है, एक तरीके का इन्फॉर्मेशन है जो भेजा जाता है, जो ट्रांसमिट हो जाता है ऑनलाइन जब हम कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर रहे होते हैं, ईमेल अटैचमेंट को भर रहे होते हैं या फिर देख रहे होते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं, किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पे कमेंट कर रहे होते हैं, वीडियोस को अपलोड कर रहे होते हैं या फिर डिजिटल इमेजेस को देख रहे होते हैं। सो हर जगह हमारा जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो पहुँच जाता है। So this information gets logged into a database और ये information database में login हो जाता है। So ये जो digital footprint है इसे हम digital dossier भी कहते हैं। Digital footprint ये जो है हम categorize कर सकते हैं active और passive data traces के रूप में। So जो active data traces हैं, the active ones are those data traces which the user leaves intentionally. सो ये जो एक्टिव डेटा ट्रेसेस हैं वो ऐसे डेटा ट्रेसेस हैं जो यूज़र जो है इंटेंशन के वजह से लीव कर देता है, मीन्स वो जो है जानबूझ के छोड़ देता है वहाँ पे वो डेटा ट्रेसेस, जैसे कि ईमेल हो गया, चैट हो गया या फिर फेसबुक हो गया या फिर ब्लॉग पोस्ट हो गया। ये कुछ तरीके हैं जो कि दिखाते हैं किसी भी यूज़र के बारे में जो कि क्रिएट करता है एक एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट। सो यहाँ पे हम जो भी चीज़ें करते हैं वो एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट में आता है। अगर हम बात करें पैसिव डेटा ट्रेसेस की तो ये क्या करता है, कनेक्ट करता है एक इंडिविजुअल को और जनरेट करता है एंड आर जनरेटेड बाय अदर्स टुगेदर थ्रू द यूजर्स ऑनलाइन एक्टिविटीज़। इसे यूज़ किया जाता है उस यूज़र के ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को देखने के लिए बिना उस पर्सन की नॉलेज के। सो फ्यू एक्टिविटीज़ विच क्रिएट पैसिव डेटा ट्रेसेस इंक्लूड, अब कुछ ऐसी एक्टिविटीज जिसमें आपको पैसिव डेटा ट्रेसेस मिलेंगे, उसमें आपको मिलेगा सर्फिंग द साइट्स फॉर सर्चिंग इन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन शॉपिंग एक्सेट्रा। सो ये क्या है, ये एग्जाम्पल्स हैं पैसिव डेटा ट्रेसेस के। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इम्प्लीकेशंस ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट। सो एज डिस्कस अबव, जैसा कि ऊपर बताया गया है, ऑल द ऑनलाइन एक्टिविटीज लीव बिहाइंड द फुटप्रिंट्स और इन्फॉर्मेशन ट्रेसेस। जितनी भी ऑनलाइन एक्टिविटीज हम करते हैं वो सारे अपने पीछे कोई ना कोई फुटप्रिंट या फिर इंफॉर्मेशन को छोड़ के जाते हैं। सो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो इन्फॉर्मेशन ट्रेसेस हैं, इन्हें हम यूज़ कर सकते हैं पॉजिटिवली और नेगेटिवली भी। सो किसी भी चीज़ में इंडल्ज होने से पहले, किसी भी एक्टिविटी में इंडल्ज होने से पहले हमेशा सोचना चाहिए उसके आउटकम्स के बारे में। सो यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दिए, उन्हें हमें फॉलो करना है जब हम ऑनलाइन हों।
कभी भी नेवर पोस्ट एनी सिली और अब्यूजिव कमेंट, कभी भी कोई भी सिली या फिर अब्यूजिव कमेंट ना डालें। फिर हमें हमारी जो प्राइवेसी सेटिंग है हमारे सोशल मीडिया अकाउंट की, उसको ऑन रखना है इन अ वे दैट ओनली योर फैमिली और फ्रेंड्स कैन सी योर पोस्ट और पिक्चर्स, जिसमें आपके सिर्फ फैमिली और फ्रेंड्स आपकी पोस्ट और पिक्चर्स को देख पाएँ। डू नॉट लॉग ऑन टू एन इनअप्रोप्रिएट वेबसाइट, किसी भी इनअप्रोप्रिएट वेबसाइट पे लॉग इन ना करें। डू नॉट अपलोड एनी इनएप्ट पिक्चर, किसी भी बेकार से इनएप्ट पिक्चर को लोड ना करें। अवॉइड एक्सेप्टिंग द फ्रेंड रिक्वेस्ट फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स से फ्रेंड रिक्वेस्ट को बिल्कुल भी एक्सेप्ट ना करें। सो बी विजिलेंट एंड एक्स्ट्रा कॉशियस वाइल बीइंग ऑनलाइन, जब आप ऑनलाइन हैं उस समय विजिलेंट रहें, कॉशियस रहें, क्योंकि आपकी जो केयरलेसनेस है, जो आपकी इग्नोरेंस है, वो आपके लिए जो है एक नेगेटिव डिजिटल फुटप्रिंट को क्रिएट कर सकती है, जो कि आपकी रेपुटेशन को खराब भी कर सकता है। सो इट कैन इवन इफेक्ट योर चांसेस ऑफ गेनिंग एडमिशन इन अ प्रेस्टिजियस कॉलेज और गेटिंग अ जॉब। और ये जो चीज़ें हैं, आपका जो चांसेस हैं एडमिशन पाने का एक प्रेस्टिजियस कॉलेज में या फिर जॉब पाने के, वो सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। आपको इसकी वजह से हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी ना मिले। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फ्लैशबैक टाइम। सो द वर्ड एथिक्स refers to moral standards and principles that govern the conduct and behavior of an individual. Cybercrime refers to an unethical or illegal activity that involves a computer and a network. Spamming refers to sending unsolicited bunk emails indiscriminately. Mostly spam carry advertisement. Cyberstalking refers to a crime that uses internet or a computer to stalk or harass a group, an organization, and particularly an individual. Cyberstalking is also known as e-stalking. A person who commits a crime or cyberstalking is known as a cyberstalker. The act of harassing, embarrassing, threatening, or targeting a person using a computer and internet is called cyberbullying, and cyberbullying is also known as cyber harassment or online bullying. Intellectual property refers to the rights given to people over creation of the mind. A copyright is a legal term that protects the rights of literary, dramatics, musical, artistic, and original works. The act of stealing someone else's intellectual property is known as plagiarism. Computer virus stands for Vital Information Resources Underseas. Cyber terrorism occurs against organizations, individuals, business houses, and even against government establishments. So these were the important points that you have to remember. Now let's move on to book exercise, which is knowledge check, and the exercise is mark the correct response. So the first question is, dash refers to an unethical or illegal activity that involves a computer and a network. Is it cybercrime, cyber stalking, spamming, or plagiarism? It's cybercrime. Question number 2, the act of stealing someone else's intellectual property is known as plagiarism, spamming, cyber stalk, or cybercrime. It is plagiarism. Question number 3 is, dash refers to protection of computers from theft of data and damage to their hardware and software. Is it cyber security, cyber terrorism, plagiarism, or spamming? The correct answer is cyber security. Next, question number 4, dash is a technique used to convert plain text or other digital data from a readable form to an encoded version. Encryption, plagiarism, spamming, or cyber stalker? It is encryption. Fifth one is, the term dash refers to a software which is used to identify, prevent, remove, or deactivate the malicious software. It is antivirus, virus, both A and B, none of these. Correct answer is antivirus.
So these are the answers that you have to mark down. Now let's move on to B exercise, which is gap fill exercise. Here the first one is cyber bullying is also known as cyber stalking or online bullying. Question number 2, a person who commits a cyber crime is known as a hacker. Question number 3, cyber stalking is also known as online harassment. Question number 4, antivirus is also known as anti-malware software. Question number 5 is biometrics is a security identification and authentication device. Let's move on to C exercise, which is true and false assessment. First one is the safety of data is of utmost importance. Yes, true. Second, firewall software follows a set of rules that determines what can enter and leave a network. True. Third, protecting a computer and its data against the virus attacks has become one of the top priorities of our era. True. Fourth one, the term virus refers to a software which is used to identify, prevent, remove or deactivate the malicious software. This is false. And the fifth one is you cannot remove viruses from your computer. This is also false. So these are the answers that you have to write down. Now let's move on to D exercise, which is give appropriate responses to the questions. So here the first question is, what do you mean by computer ethics, and write about 2 computer ethics. So computer ethics are the moral principles of computers that regulate the use of them. And the 2 computer ethics are, we should not harm others using their computer, we should not access their files. Question number 2, what are intellectual rights? Explain any 2. So intellectual rights are the rights that are given to people over creation of minds, and the 2 are copyrights and patent. Question number 3, what is an antivirus and what task does it perform? So antivirus is a software that removes malicious software, and its work is to scan files and remove viruses. Question number 4, what is firewall and what role does it play? So firewall is a network security system. It controls incoming and outgoing network traffic, and its role is to create a barrier between trusted and untrusted networks. Now question number 5 is define the term digital footprint. So digital footprint is a trail of data which is left behind when a person logs or surfs into internet. So these are the answers that you have to write down. You can add some of your points here. And with this we have completed this chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.